L3 हिंदी 21। फिर से प्रहार। यान फेई को अपने खिलाफ साजिश का पता चलते ही उसने तुरंत इस छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिया। वह घर की ओर नहीं गया, बल्कि अपनी कार मोड़कर साउथ सिटी की ओर चल पड़ा। इस बीच उसका ड्रोन अवतार वहीं रुका रहा और उन दोनों पर नजर रखता रहा। दोनों आदमियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने पहले ही कई अहम राज लीक कर दिए हैं। वे बेफिक्री से बातें करते रहे, उनकी बातचीत अब बेतुकी बातों से भर गई थी और कोई और उपयोगी जानकारी नहीं दे रही थी। ये देखकर कि अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही, ड्रोन अवतार चुपचाप कमरे में लौट आया और ऊर्जा बिंदुओं की बर्बादी से बचने के लिए स्टैंड बाय मोड में चला गया। यान फेई समझ गया कि सबसे बड़ी खामी लड़ाई वाली जगह पर छोड़े गए खून के नमूने और कपड़ों के टुकड़े थे। वैज्ञानिक जांच के बाद उसके पास अपनी संलिप्तता से इनकार करने का कोई मौका नहीं होगा। जहां तक उस समय घटनास्थल के पास मिनीवैन के दिखाई देने का सवाल है, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और इसे आसानी से समझाया जा सकता था। इसलिए उसे बस खून के नमूनों और कपड़ों के टुकड़ों को समय पर निपटाना था और सब ठीक हो जाएगा। यान फेई की मिनीवैन साउथ सिटी की ओर बढ़ती रही, लेकिन उसने हमेशा अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी बनाए रखी। फिर उसे एक जाना माना बड़ा स्नानागार मिला। उसने मिनीवैन को निगरानी कैमरे वाली एक प्रमुख जगह पर पार्क किया और आत्मविश्वास से स्नान करने के लिए स्नानागार में प्रवेश किया। बाद में यान फेई ने एक अलग कमरा किराए पर लिया और एक युवा मालिश करने वाली से अपने पैर धुलवाए। युवा मालिश करने वाली पर गहरा प्रभाव डालने के लिए उसने उसे कुछ विचारोत्तेजक चुटकुले सुनाए, जिससे वह खूब हंसी। अंत में उसने दरवाजा बंद कर लिया, मानो आराम करने के लिए तैयार हो। युवा मालिश करने वाली के जाते ही यान फेई ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और हैंडल पर निशान लगा दिया। फिर उसने अपना यूनिवर्सल स्पेस खोला और बदलने के लिए नए कपड़े निकाले। फिर उसने कमरे की खिड़की खोली और बाहर का जायजा लिया। स्नानागार का विश्राम क्षेत्र तीसरी मंजिल पर था। यान फेई ने जानबूझकर एक ऐसा कमरा चुना जिसकी पीठ मुख्य सड़क की ओर थी, जहां नीचे घुप्पा अंधेरा था, स्ट्रीट लाइटें भी नहीं दिख रही थीं। उसने खिड़की खोली और चुपके से तीसरी मंजिल से नीचे उतर गया। अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए वह आसानी से भूतल पर पहुंच गया। यान फेई ने एक पल सोचा, तभी एक पुरानी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल उसके सामने आ खड़ी हुई। यह अस्थायी परिवहन का साधन था जिसे यान फेई ने अपने लिए तैयार किया था और आपात स्थिति के लिए यूनिवर्सल स्पेस में रखा था। उसने हेलमेट पहना, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और स्नानागार से निकलकर झांग बाओचेन के विला की ओर चल पड़ा। जब वह लगभग वहां पहुंच ही गया था, तभी यान फेई के घर से ड्रोन सक्रिय हो गया और रात के आकाश में यान फेई की दिशा में उड़ गया। उसके घर के पास उसकी निगरानी कर रहे दो आदमी इस बात से बेखबर थे। 20 मिनट से ज्यादा समय बाद यान फेई फिर से झांग बाओचेन के विला के पास पहुंचा। ड्रोन अवतार भी उसी समय वहां पहुंच गया। इस बार यान फेई बहुत सतर्क था। उसने पहले मोटरसाइकिल को यूनिवर्सल स्पेस में रखा, फिर निगरानी कैमरों से बचते हुए चुपचाप झांग बाओचेन के विला के पास पहुंचा। विला से 500 मीटर की दूरी पर रुककर यान फेई ने ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया। ड्रोन सावधानी से विला के पास पहुंचा और देखा कि सुरक्षा व्यवस्था वाकई काफी कड़ी कर दी गई थी। ज्यादा निगरानी कैमरे लगा दिए गए थे, ज्यादा सुरक्षाकर्मी इलाके में गश्त कर रहे थे और रात के आसमान में कई सर्चलाइट लगातार घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पिछली घटना ने झांग बाओचेन को सबक सिखा दिया था और विला की सुरक्षा व्यवस्था में भारी सुधार किया गया। ड्रोन विला से 100 मीटर दूर 200 मीटर की ऊंचाई पर मंडरा रहा था, जहां से विला की निगरानी के लिए यह एक ब्लाइंड स्पॉट था। हालांकि अपनी उन्नत इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके ड्रोन विला के भीतर हर गतिविधि पर वास्तविक समय में नजर रख सकता था, यहां तक कि गश्ती दल की बातचीत के कुछ अंश भी रिकॉर्ड कर सकता था। विला की रोशनी और सुरक्षाकर्मियों की बातचीत के आधार पर यान फेई ने अंदाजा लगाया कि विला के नीचे एक तहखाना होगा। लड़ाई के दृश्य से इकट्ठा किए गए खून के नमूने, कपड़ों के टुकड़े और स्टील बॉल बुलेट सब वहीं रखे गए थे। और झांग बाओचेन द्वारा बुलाए गए विशेषज्ञ आने वाले थे। उनके वहां पहुंचते ही वे खून के नमूनों का विश्लेषण शुरू कर देंगे। यान फेई के लिए समय कम होता जा रहा था। अगर उसने विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण शुरू करने से पहले उन सबूतों को नष्ट नहीं किया, तो बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक न केवल झांग बाओचेन और उसका संगठन उसे जाने नहीं देंगे, बल्कि पुलिस भी इन निष्कर्षों के बारे में जानकर उसे परेशान करेगी। हालांकि यान फेई ने जल्दबाजी नहीं की। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और धीरे धीरे सुरक्षाकर्मियों के गश्ती पैटर्न को समझ लिया।
फिर उसने यूनिवर्सल स्पेस से एक प्लास्टिक मास्क लिया, उसे पहना और ऊपर लगे ड्रोन के मार्गदर्शन में विला में घुसपैठ शुरू कर दी। ऊपर से पूरे विला पर लगातार नजर रखने की क्षमता के कारण यानफेई समय रहते गश्ती दल से बच निकला। अपनी फुर्ती से वह सुरक्षित रूप से विला में घुस गया, लेकिन अंदर कदम रखते ही ऊपर वाला ड्रोन बेकार हो गया। अब सब कुछ यानफेई पर ही निर्भर था। रहस्यमय शक्ति द्वारा किए गए परिवर्तन के कारण यानफी की कुछ विशेष क्षमताएं उभरने लगीं। उदाहरण के लिए उसकी सुनने और देखने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई थी, जो एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक थी। ड्रोन के निर्देशों के बिना भी अपनी असाधारण सुनने और देखने की क्षमता के साथ वह विला के सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर अंदर घुसने में सफल रहा। सुरक्षाकर्मी गश्त करते हुए भी बीच बीच में कुछ बातें करते रहे। उनकी बातचीत से यानफेई को पता चला कि झांग बाओचेंग उस समय विला में नहीं था, जाहिर है वह किसी से मिलने गया था। हालांकि उस रात यानफेई का निशाना झांग बाओचेंग नहीं था। वह तो बस विला में पड़े खून के नमूने और कपड़ों के टुकड़े नष्ट करना चाहता था, इसलिए झांग बाओचेंग की मौजूदगी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यानफेई ने सुरक्षाकर्मियों को सावधानी से चकमा देते हुए विला के बेसमेंट में प्रवेश किया। उसने देखा कि बेसमेंट के प्रवेश द्वार पर दो सुरक्षाकर्मी बैठे थे, बेसुध बातें कर रहे थे और दोनों के हाथ में बिजली का डंडा था। अचानक अपनी उपस्थिति का एहसास हुआ, उसने गति बढ़ा दी और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उसने उनके सिर पकड़कर आपस में टकरा दिए। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों आदमी बिना चीखने का मौका दिए ही बेहोश हो गए। यानफेई ने दोनों शवों को सावधानी से जमीन पर लिटाया, फिर धीरे से तहखाने का दरवाजा खोला, लेकिन वह खाली था। कमरे के बीचों बीच कांच की बोतलों में सजे कई उपकरण रखे थे, जिनमें से कुछ में अज्ञात तरल पदार्थ भरे हुए थे। मेज पर एक पारदर्शी डिब्बा भी रखा था, जिसमें काली मिट्टी और कुछ फटे पुराने कपड़े रखे थे, और एक ट्रे में 1 दर्जन से ज्यादा स्टील की गोल गोलियां रखी थीं। इसके अलावा एक कांच की बोतल में एक बड़ी आंख भीगी हुई थी। यानफेई जानता था कि ये जरूर झांग बाओचेन के आदमियों द्वारा भीषण लड़ाई के दौरान इकट्ठा किए गए उसके ही अवशेष होंगे। लेकिन जल्द ही उसे राहत मिली, क्योंकि घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी तक इनका परीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। वरना एक बार जब झांग बाओचेन ने पुष्टि कर दी कि लड़ाई के दृश्य के जीन यानफेई से मेल खाते हैं, तो उन्हें कोई कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक साधारण पुलिस रिपोर्ट यानफेई के अंत का संकेत दे देती। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश ने लड़ाई वाली जगह को पूरी तरह धो दिया था। इसका मतलब था कि इस तहखाने में इकट्ठा किए गए सबूत अब आखिरी टुकड़ा थे। अगर यानफेई इस आखिरी सबूत को भी नष्ट कर दे, तो उसके सामने आने का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये सोचकर यानफेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने यूनिवर्सल स्पेस से पेट्रोल से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी निकाली। ये पेट्रोल उसने मिनीवैन चलाते समय एक पेट्रोल पंप से लिया था और गाड़ी के ईंधन टैंक से निकालकर प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दिया था। उसने एहतियात के तौर पर पेट्रोल की 2 बाल्टी तैयार कर रखी थीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी काम में आ जाएंगी। यानफेई ने गैसोलीन की बाल्टी का ढक्कन खोला और गैस को तहखाने में चारों ओर छिड़कना शुरू कर दिया, जिससे तीखी गंध पूरे स्थान में फैल गई। पेट्रोल फैलाने के बाद यानफेई ने बाल्टी जमीन पर फेंक दी, तहखाने के दरवाजे पर गया, एक लाइटर निकाला, उसे जलाया और उसे उछाल दिया। लाइटर जमीन पर गिरने से पहले हवा में एक चाप बनाता हुआ चला गया। पेट्रोल के सुलगने पर एक धमाका हुआ और तहखाना आग की लपटों में घिर गया। ठीक उसी समय ड्रोन अवतार ने बाहर से देखा तो अचानक कई कारें विला में घुसती दिखाई दी, जिनमें से एक झांग बाओचेन की थी। ऐसा लग रहा था जैसे झांग बाओचेन वापस आ गया हो। हालांकि भूमिगत आग भड़क रही थी, लेकिन बाहर से किसी भी तरह की परेशानी का कोई संकेत नहीं था। यानफेई बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए तैयार था। हालांकि बेसमेंट के दरवाजे पर 2 बेहोश सुरक्षाकर्मियों को देखकर वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उन्हें बाहर ले जाकर बाहर बगीचे में फेंकने का फैसला किया। freeUABNOL.com। गाड़ियां खड़ी हो गईं और लोग उतरने लगे, जिनमें झांग बाओचेन भी शामिल था। उतरने के बाद झांग बाओचेन ने एक कार का पिछला दरवाजा खोला और एक अधेड़ हटे कट्टे आदमी को बाहर निकलने में मदद की, फिर बात करने के लिए जल्दी से उसके पास गया। दूसरी गाड़ियों से सफेद लैब कोट पहने कई लोग उतरे, शायद वही विशेषज्ञ जिनका जिक्र झांग बाओचेन के सुरक्षाकर्मियों ने किया था। सारे सबूतों का ध्यान रखने के बाद यानफेई बहुत खुश था और मामले को और उलझाना नहीं चाहता था। ड्रोन की मदद से उसने विला में घुसने वालों से सावधानी से दूरी बनाए रखी।
तभी घना सफेद धुआं उठने लगा और विला से आग की लपटें निकलने लगीं। बेसमेंट में लगी आग पर आखिरकार ध्यान गया, जिससे अंदर हड़कंप मच गया और सुरक्षाकर्मियों ने आग बुझाने और फंसे हुए लोगों को बचाने के आदेश दिए। अराजकता का लाभ उठाते हुए यान फेई दीवार के कोने तक पहुंच गया, छलांग लगाकर उस पर चढ़ गया और कूद गया। लैंडिंग से ठीक पहले उसके अंदर खतरे का एक गहरा एहसास उमड़ आया। चौंक कर उसने दीवार पर हाथ टिकाया और अपने शरीर को तेजी से आधा शरीर जितना चौड़ा बाहर की ओर धकेला। तभी उसे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और मलबा उड़ गया। दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया, जिससे यानफेई की आंखों के ठीक सामने एक विशाल पैर दिखाई दिया। यानफेई अचंभित रह गया। अगर उसने चेतावनी को भांपकर बगल में कदम नहीं रखा होता तो उस पैर से उसे चोट लग जाती। दीवार के बड़े से छेद से एक अधेड़ हट्टा कट्टा आदमी निकला। ये वही था जिसे झांग बाओचेन कार से उतार कर ले गया था। उसने दीवार से अपना पैर हटाया, छेद को बड़ा करने के लिए आराम से हाथ हिलाए और फिर प्लास्टिक का मुखौटा पहने यानफेई को ठंडेपन से देखते हुए बड़े हुए छेद से ऊपर चढ़ गया। अधेड़ उम्र के मजबूत आदमी को दीवार से ऐसे सलूट करते देखकर जैसे वह कुछ भी न हो, यानफी की पलकें जोर से फड़क उठी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि विला की दीवारें कितनी मजबूत हैं। फिर भी उस आदमी के पैरों तले दीवार आटे जैसी थी। एक ही लात से उसमें एक बड़ा छेद बन जाता था, जिसे हाथ से आसानी से गिराया जा सकता था। सही सामग्री fr.ewebnovel.com पर उपलब्ध है। इस अधेड़ उम्र के बलवान व्यक्ति की ताकत असाधारण थी, बिल्कुल जियाओ कान की तरह जिसे यानफी ने मार डाला था। वह निश्चित रूप से एक सच्चा मार्शल आर्ट मास्टर था। और अब यह व्यक्ति झांग बाओचेन के काफिले के साथ विला में दाखिल हुआ था। झांग बाओचेन ने उसके साथ जिस सम्मान से व्यवहार किया, उसे देखते हुए क्या ये हो सकता है कि वह वही सहायक हो जिसे झांग बाओचेन ने मदद के लिए बुलाया था। एक पल में यानफेई के मन में कई बातें आईं। फिर भी उसकी चाल धीमी नहीं हुई। उसने उस बलवान के छिपे हुए हमले को चकमा दिया और उसके पीछे जंगल में भाग गया। बलवान ने भी उसका उपहास किया, गलत कदम रखा और उसका पीछा भी किया। जंगल में दाखिल होते ही यानफेई ने वांग योन द्वारा सिखाई गई पैरों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पेड़ों के बीच से तेजी से दौड़ लगाई। अप्रत्याशित रूप से उस बलवान आदमी की चाल उससे भी तेज थी। पलक झपकते ही उसने यानफेई को पकड़ लिया। बलवान आदमी ने यानफेई को लात मारी, जिसने उसे रोकने के लिए अपनी बाहें क्रॉस कर ली। तभी उसे एक जबरदस्त जोर का झटका लगा, जिससे उसकी बांह सुन्न हो गई और वह लगभग बेहोश हो गया। उस जबरदस्त जोर से उछलकर उसका शरीर 4-5 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से जोर से टकराया। पहली मुलाकात में यानफेई ताकत के मामले में काफी कमजोर स्थिति में था। घबराकर उसने महसूस किया कि वह बलवान आदमी जियाओ कांग से भी ज्यादा ताकतवर था और उसे सिर्फ एक ही वार में उड़ा सकता था। उसने सोचा था कि कुछ कुंग-फू के गुर और शक्ति तकनीकें सीखने के बाद वह उस जटिल जंगल के इलाके में उस बलवान आदमी को धूल चटा सकता है और शायद पासा पलट भी सकता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बलवान आदमी की ताकत इतनी जबरदस्त होगी कि पहली ही मुलाकात में उसे एक कड़ा सबक मिल जाएगा। हालांकि यानफेई को उस बलवान आदमी से एक झटका लगा, फिर भी वह उसकी गति के साथ दौड़ता रहा। 4-5 मीटर उछलने के बाद भी वह हवा में ही ज्यादातर बल को नष्ट करने में कामयाब रहा, इसलिए उसके शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बलवान आदमी की ताकत परखने और यह जानने के बाद कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वह वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर से दौड़ने लगा। मजबूत आदमी ने जब देखा कि उसकी लात से यानफेई को चोट नहीं लगी है, तो उसने आश्चर्य से कहा, हो, और फिर पीछा जारी रखा। यानफेई उस बलवान आदमी जितना तेज नहीं था और उसे रोकने के लिए सिर्फ पेड़ों के तने ही काफी थे। यानफेई को बार बार मुश्किल हालात से बचकर निकलते देखकर वह विशालकाय आदमी आग बबूला हो गया। वह अचानक रुक गया और आसमान की ओर एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी मांसपेशियां फूलने लगीं और इन बढ़ती मांसपेशियों से उसके कपड़े भी फट गए। फिर वह बलवान आदमी यानफेई की ओर फिर से बढ़ा। जब भी उसे कोई बड़ा पेड़ मिलता, वो उसे कंधे से हटाकर अपने शरीर से उन बड़े पेड़ों पर जोर से टक्कर मारता, जिससे पेड़ दरार की आवाज के साथ टूट जाते। यानफेई, जो उस बड़े पेड़ के पीछे छिपने की सोच रहा था, चौंक गया और गिरते हुए पेड़ से बाल बाल बचा। उसने जल्दी से अपना संयम संभाला और फिर से भाग निकला। पेड़ों को तोड़ने से अप्रभावित वह बलवान आदमी एक बार फिर यानफेई का पीछा करने लगा। जब भी उसे कोई बड़ा पेड़ रास्ते में मिलता, वह उसे गिरा देता और बुलडोजर की तरह आगे बढ़ता। उसकी गति यानफेई से भी ज्यादा थी।
यान फेई अपनी जान बचाने के लिए भागा, तभी उस बलवान आदमी ने उसे पकड़ लिया और टक्कर मार दी, जिससे वह उड़ गया। यान फेई को एक जबरदस्त जोर का झटका लगा और वह हवा में उछलकर 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा। आखिरकार जमीन पर गिरा और कई बार लुढ़का, फिर दौड़ना जारी रखने के लिए ऊपर उठा। हालांकि वह अभी भी तेज दौड़ रहा था, उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा था, जिससे जाहिर था कि हाल ही में हुए धक्के ने उसे वाकई घायल कर दिया था। बलवान आदमी ने तिरस्कार किया और यान फेई को फिर से पकड़ लिया और यान फेई की पीठ पर एक लात मारी। यान फेई ने अपनी पीठ पर वार से बचने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन उसके कंधे पर चोट लगी और वह दूर जा गिरा, एक बड़े पेड़ से टकराकर उसे तोड़ दिया। इस हमले से यान फेई बुरी तरह घायल हो गया, जो पूरी तरह से हैरान था। उसने सोचा था कि उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई है और वह खुद को बहुत दुर्जय समझता था, फिर भी उसके पास इस बलवान आदमी से लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी, जो किसी नए गांव के खिलाड़ी की तरह खेल में सुपर बॉस का सामना करने पर बेबस लग रहा था। यान फेई के हैरान चेहरे को देखकर बलवान व्यक्ति ठहाका लगाकर हंसने लगा और जल्दी से उसके पास आ गया। और तभी आकाश में ड्रोन अवतार आखिरकार आ गया और यान फेई के नियंत्रण में स्टील बॉल गन का थूथन तेजी से घूम गया, जमीन पर बलवान व्यक्ति को निशाना बनाते हुए, और स्टील बॉल बुलेट फायर करना शुरू कर दिया। वह बलवान आदमी यान फेई की ओर बढ़ रहा था, आखिरी वार करने की नीयत से, लेकिन उसे आसमान से हमले की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए उसे स्टील बॉल बुलेट से बार बार मारा गया, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ और उसके मुंह से दर्द के मारे अनैच्छिक रूप से घुरघुराहटें निकलने लगीं। यान फेई एक बार फिर हैरान रह गया। उसके पूरे नियंत्रण में भी स्टील बॉल बुलेट्स की ताकत बहुत ज्यादा थी, लगभग असली गोलियों जितनी, और किसी को भी मार डालने में पूरी तरह सक्षम। फिर भी उस बलवान आदमी पर चलाई गई ये गोलियां उसके कपड़ों को चीरती हुई उसके शरीर पर लाल निशान छोड़ गईं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बलवान आदमी किस तरह का कुंग फू सीख रहा था? उसकी त्वचा इतनी सख्त कैसे हो सकती है? या फिर वह कोई राक्षस तो नहीं था? ड्रोन का हमला उस बलवान को मारने में नाकाम रहा, लेकिन उसे दर्द जरूर हुआ और उसकी बढ़त रुक गई। यान फेई अपने शरीर के जख्मों को दबाते हुए एक बार फिर दौड़ा और तेजी से बलवान से दूरी बढ़ा ली। जैसे ही यान फेई तेजी से दौड़ा, उसने देखा कि जमीन पर खड़ा मजबूत आदमी एक बड़े पेड़ को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, पेड़ के तने को उठाया और उसे आकाश में ड्रोन अवतार की ओर फेंक दिया, जिससे वह लगभग हवा में ही नीचे गिर गया। यान फेई अचंभित रह गया। हालांकि हमले के दौरान ड्रोन लगभग 50 मीटर की ऊंचाई तक उतरा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि पेड़ का तना ड्रोन तक पहुंच सकता है। पेड़ का तना बिना छटा हुआ था, शाखाओं और पत्तों से लदा हुआ था, जिससे हवा का काफी प्रतिरोध हो रहा था, और तने का घेरा और वजन कम से कम 500-600 जिन था। तो वह बलवान आदमी इतनी भारी वस्तु को 50 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक कैसे फेंक सकता था? उसकी ताकत कितनी जबरदस्त होगी? हटे कट्टे आदमी ने ड्रोन पर हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, और हालांकि वह उसे मार नहीं पाया, फिर भी उसने ड्रोन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। इसलिए ड्रोन की सुरक्षा के लिए यान फेई केवल उसकी ऊंचाई बढ़ा सका, उसे बहुत पास उड़ने की हिम्मत नहीं हुई। नतीजतन ड्रोन से निकली स्टील बॉल गोलियां हटे कट्टे आदमी पर सटीक वार नहीं कर सकी, और अगर लग भी गईं, तो उनकी शक्ति बहुत कम हो गई, जिससे उसकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थता रही। ड्रोन के अब उसका पीछा न करने के कारण उस मजबूत आदमी की गति अचानक बढ़ गई, जिससे उसके और यान फेई के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। उस हटे कट्टे आदमी को फिर से आगे बढ़ता देख यान फेई मन ही मन दुखी हुआ। ऊपर से ड्रोन की मदद से उसे आगे के इलाके का पहले से ही अंदाजा हो गया था। वह इस जंगल को पार करने ही वाला था और उसके आगे एक चट्टान थी, नीचे घोर अंधेरा और अथाह, और बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। दूसरे शब्दों में, वह लापरवाही से एक बंद गली में पहुंच गया था, जबकि वह हट्टा कट्टा आदमी आगे क्या है इस बात से अनजान लगातार उसका पीछा करता रहा। कोई चारा न होने के कारण यान फेई बस आगे की ओर दौड़ सकता था। अचानक उसका हौसला बुलंद हो गया जब वह जंगल से बाहर निकला और खुद को एक ऐसे चबूतरे पर पाया जिसके पीछे खड़ी चट्टान थी और जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हटे कट्टे आदमी को जंगल से बाहर खदेड़ा गया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि यान फेई फंस गया है। वह थोड़ा शांत हुआ, ऊपर उड़ते ड्रोन पर नजर रखते हुए धीरे धीरे यान फेई के पास पहुंच रहा था। ड्रोन उस हटे कट्टे आदमी पर लगातार हमला करता रहा, लेकिन जब भी स्टील बॉल जैसी गोली उस पर लगती, तो उसके शरीर की सतह पर एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखाई देती, जिससे उसे दर्द तो होता था, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं होता था। जब तक स्टील बॉल की गोलियां आंखों जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर नहीं लगती,
तब तक हटे कट्टे आदमी को कोई खास चोट नहीं लगती थी, और जब भी गोलियां ऐसे संवेदनशील हिस्सों पर लगती तो वह उन्हें अपनी बाहों से ढक लेता था। ड्रोन के हमले पहली बार बेअसर होने के साथ यान फेई ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता खो दिया था। इस निष्फल हमले को देखकर उसने ड्रोन को वापस बुला लिया और उसे आसपास के इलाके का जायजा लेने के लिए ऊपर चक्कर लगाने दिया। जैसे ही ड्रोन उड़ गया, उस हटे कट्टे आदमी ने अपनी आंखों की रक्षा करने वाले हाथ नीचे कर लिए। उसने यान फेई की ओर देखा और अपूर्ण मंदारिन में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो और तुम्हारे पास एक खास ताकत है, तो इसका ज़ियाओ कान के गायब होने से ही संबंध होगा। यान फेई के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। वो हट्टा कट्टा आदमी वाकई ज़ियाओ कान के पीछे वाले संगठन का था और उन्होंने उसे ढूंढ निकाला था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी और इतने दुर्जय रूप में आएंगे। यान फेई ने जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। हटे कट्टे आदमी ने जवाब दिया, झूठ मत बोलो। झांग बाओचेंग ने मुझे बताया था कि ज़ियाओ कान के लापता होने की जगह पर ढेर सारे स्टील के गोले मिले थे। ये तुम्हारे ड्रोन से दागे गए होंगे। तुम्हारे हुनर के साथ हो सकता है कि तुमने ज़ियाओ कान पर तब सफलतापूर्वक हमला किया हो जब वह बेखबर था। वैसे ज़ियाओ कांग मेरा भाई है। यान फेई मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा था। ज़ियाओ कांग इस हटे कट्टे आदमी का भाई था, इसलिए यह मामला निश्चित रूप से अच्छा नहीं हो सकता था। साथ ही वह उस हटे कट्टे आदमी के तर्क वितर्क की भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, जिसने उसे सच्चाई के इतने करीब पहुंचा दिया था। उसने जवाब दिया, तुम तो बस मुझ पर पहले आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे देखते ही तुमने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हटे कट्टे आदमी ने आगे कहा, जब विला में आग लगी थी तब मैंने तुम्हें देखा था। जब तुम भागने के लिए दीवार फांद रहे थे तो मुझे शक हुआ कि तुम कुछ छिपा रहे हो। तुम्हारी ताकत और ड्रोन देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरे भाई के गायब होने का तुमसे ही संबंध है, इसलिए तुम्हारे बहाने बेकार हैं। यान फेई ने बात करना बंद कर दिया और खुद को इस स्थिति से निकालने का तरीका सोचने लगा। हट्टा कट्टा आदमी फिर बोला, मैं झांग बाओचेन की ओर से अपने भाई के लापता होने की जांच करने यहाँ आया हूँ, और मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे भाई के पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। बस मुझे मेरा भाई और उसके पास मौजूद सामान वापस दे दो और मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु का वचन दे सकता हूँ। यान फेई ने ज़ियाओ कान को मारने के बाद ज़ियाओ कान के शरीर को बिना संभाले या ये जांचे कि उस पर क्या है, यूनिवर्सल स्पेस में रख दिया था। अब ये देखकर कि वह हट्टा कट्टा आदमी ज़ियाओ कान की चीज़ों का कितना ध्यान रखता था, लग रहा था कि शायद उससे कोई ज़रूरी चीज़ छूट गई है। तभी ड्रोन ने अपनी उन्नत इमेजिंग प्रणाली से पूरी चट्टान और उसके नीचे के भूभाग का मानचित्रण पूरा कर लिया। चट्टान की संरचना का मन ही मन विश्लेषण करते हुए यान फेई को अचानक एक युक्ति सूझी। तो ऊपर उड़ रहा ड्रोन अचानक किसी खराबी का दिखावा करते हुए अनियमित रूप से हिलने लगा। फिर वह नीचे चट्टान पर अस्थिर रूप से गिरने लगा और चट्टान से टकराते ही कई तरह की आवाजें आने लगीं। हटे कट्टे आदमी को कारण न पता होने के कारण लगा कि ड्रोन नियंत्रण खोकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। आखिरकार भले ही ड्रोन की स्टील बॉल जैसी गोलियां उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं, फिर भी वे एक बड़ा खतरा थी जिसने उसे यान फेई से बेफिक्री से निपटने से रोक दिया था। ड्रोन को दुर्घटनाग्रस्त होते देख यान फेई ने निराशा का नाटक किया, अपने चेहरे से प्लास्टिक का मुखौटा उतारा और अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, हालात ऐसे हैं कि मुझे तुमसे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे भाई के गायब होने का मुझसे कोई लेना देना है, लेकिन वह यूं ही गायब नहीं हुआ है, उसे मैंने ही मारा है। फेई की बातें सुनकर वह हट्टा कट्टा आदमी बहुत क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया, तुम कमीने आदमी, तुमने सचमुच मेरे भाई को मार डाला। यान फेई ने उदासीनता से उत्तर दिया, तुम्हारे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन आत्मरक्षा में मारा गया। मैं तो बस अपनी रक्षा के लिए वार कर रहा था। यान फेई ने बोलते हुए अपनी छाती में हाथ डाला, लेकिन ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में उसे ज़ियाओ कान की लाश मिली और उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली। उसे ज़ियाओ कान के कपड़ों पर पहुंचने के बाद उसने उसे अपनी छाती से निकालने का नाटक किया और उस हटे कट्टे आदमी की ओर फेंकते हुए कहा, तुम्हें इसे पहचानना चाहिए, है ना? मुझे यह अंगूठी उसके शरीर पर मिली थी। हटे कट्टे आदमी ने अंगूठी पकड़ी और देखा कि वह सचमुच उसके भाई की ही चीज थी। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और वह चिल्लाया, तुमने मेरे भाई की लाश कहाँ रख दी? यान फेई ने नीचे चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, उस रात वह मेरा पीछा कर रहा था और मेरे घात में मारा गया। फिर मैंने उसका शव वहीं फेंक दिया।
उस समय यह देखकर कि अंगूठी कुछ कीमती थी, मैंने उसे स्मृति चिन्ह के रूप में रख लिया। उस हटे कट्टे आदमी ने गंभीर भाव से पूछा, अंगूठी के अलावा क्या तुम्हें उसके पास कुछ और मिला? यान फेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसे मारने के बाद मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए मैंने अंगूठी ली और उसके शरीर को यहां से नीचे फेंक दिया, बिना उस पर अन्य वस्तुओं की तलाश किए। वह हट्टा कट्टा आदमी अचानक शांत हो गया और बोला, मुझे मेरे भाई का शव ढूंढने के लिए नीचे ले चलो। यान फेई ने हाथ हिलाकर कहा, देखो यह एक चट्टान है और यहाँ कोई रस्सियां नहीं है। हम नीचे कैसे जा सकते हैं? अपने भाई की किसी बात को लेकर अधीर दिख रहे उस हटे कट्टे आदमी ने झांग बाओचेन के आदमियों के आने का इंतजार नहीं किया। उसने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, चट्टान पर एक बेल है, उसे पकड़कर हम नीचे उतर सकते हैं। यान फेई ने कुछ असहाय होकर कहा, ठीक है तो। हटे कट्टे आदमी ने जमीन पर पैर पटका, जोरदार धमाका हुआ और चबूतरे पर एक बड़ी दरार पड़ गई। उसने कहा, तुमने मेरी ताकत देख ली है। अपनी एक उंगली के झटके से मैं तुम्हें मार सकता हूं, इसलिए कोई चाल मत चलना, वरना तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा होगा। हटे कट्टे आदमी ने चट्टान पर चढ़कर बेल को ऊपर खींचा, उसे कई बार झटका दिया और उसे मजबूत पाकर बोला, पहले तुम नीचे जाओ, मैं तुम्हारे ठीक ऊपर रहूंगा। अगर तुमने कोई अजीब हरकत की तो मैं तुरंत बेल तोड़ दूंगा और तुम्हारा कोई नामोनिशान नहीं रहेगा। यान फेई ने बिना कुछ कहे बेल को पकड़ लिया और नीचे उतरने लगा, और वह हट्टा कट्टा आदमी धोखे के डर से तेजी से उसके पीछे चला गया और उनके बीच 5 मीटर की दूरी बनाए रखी। जैसे ही दोनों 50 मीटर से ज्यादा नीचे उतरे, उस हटे कट्टे आदमी ने यान फेई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। वह चौंक गया और फिर उसने देखा कि एक ड्रोन अचानक चट्टान के नीचे से ऊपर की ओर उड़ रहा है। ये जानते हुए कि यह एक चाल है, उसने जोर लगाया और बेल को तुरंत तोड़ दिया, जिससे यान फेई तेजी से नीचे गिर पड़ा। यान फेई ने अपने हाथ से बेल छोड़ दी और चट्टान की दीवार से सटकर एक तरफ झूल गया, फिर एक बार फिर बाहर की ओर झूलने के लिए धक्का दिया। आखिरकार उसने हवा में ही कलाबाजी मारी और 10 मीटर से भी ज्यादा दूर एक और बेल को पकड़ लिया, जो बहुत दूर झूल रही थी। सही सामग्री फ्री ऐप नोवेल सी ओम पर देखें। वह क्षण जब यान फेई एक और बेल पकड़कर नीचे गिरा और दूर चला गया, पलक झपकते ही घटित हो गया। जैसे ही उस हटे कट्टे आदमी ने यान फेई की बेल तोड़ी और वापस ऊपर चढ़ने की तैयारी की, उसने ड्रोन को स्टील बॉल बुलेट्स दागते देखा और सहज ही उसने अपनी आंखों को अपनी बाहों से ढक लिया। हालांकि ये स्टील बॉल बुलेट्स उस हटे कट्टे आदमी पर नहीं, बल्कि उसके ऊपर लगी बेल पर निशाना साध रही थीं। हटे कट्टे आदमी को गहरा सदमा लगा, उसे एहसास हुआ कि स्टील बॉल बुलेट्स उसकी सुरक्षा तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन वे बेल पर आसानी से हमला कर सकती हैं। 20 से ज्यादा स्टील बॉल बुलेट्स ने बेल पर लगातार वार किया और आखिरकार उसे तोड़ दिया। बेल के गिर जाने और सहारा न मिलने पर वह अचानक नीचे गिर पड़ा। गुस्से से दहाड़ते हुए उस हटे कट्टे आदमी ने चट्टान के पत्थरों को जोर से पकड़ लिया, उसके हाथ तुरंत खरोंच गए और खून से लथपथ हो गए, लेकिन इससे उसकी उतराई धीमी हो गई। उसने तेजी से हाथ बदलकर चट्टान को पकड़ लिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। ड्रोन उसके पीछे पीछे नीचे आया, अपनी बंदूकें घुमाई और उस हटे कट्टे आदमी पर स्टील बॉल बुलेट दागने लगा। हवा में लटके उस हटे कट्टे आदमी के पास बचने की कोई जगह नहीं थी और उसे बार बार स्टील बॉल की गोलियां लग रही थीं। हालांकि गोलियां उसके शरीर में नहीं घुस पाईं, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था और वह अब चट्टान पर टिक नहीं सका, चट्टान से नीचे गिरकर घने अंधेरे में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद नीचे से चीख की आवाज आई, तब जाकर यान फेई ने राहत की सांस ली। ड्रोन अवतार द्वारा प्रदान किए गए चट्टानी इलाके के नक्शे के साथ यान फेई ने इस बेहद दुर्जय दुश्मन को आखिरकार खत्म करने की योजना बनाई। वह हट्टा कट्टा आदमी थोड़ा लापरवाह था और उसके भाई पर रखी चीजों ने उसका ध्यान भटका दिया, जिससे वह यान फेई की तैयारी पर ध्यान ही नहीं दे पाया, वरना आज रात उसकी ही मौत हो जाती। उस चट्टान पर असल में 2 बेलें थीं। यान फेई को उनकी स्थिति का पूरा अंदाजा था। वह हट्टा कट्टा आदमी, जो उस इलाके से अनजान था और रात के अंधेरे में डूबा हुआ था, स्वाभाविक रूप से दूसरी बेल पर ध्यान नहीं दे पाया और गिर पड़ा। हवा में एक और बेल पकड़ने की कोशिश करने के बाद यान फेई की चोटें और भी गंभीर हो गईं। वह बेल को पकड़े हुए चट्टान पर टिक गया और थोड़ी ताकत हासिल करने के बाद वह नीचे उतरने लगा। वह हट्टा कट्टा आदमी रहस्यमय संगठन का था और यान फेई को यह देखने के लिए नीचे उतरना पड़ा कि क्या उस आदमी ने अपने शरीर पर कोई सबूत छोड़ा है, वरना अगर ऐसा कोई सबूत रहस्यमय संगठन के हाथ लग गया तो उसे कभी चैन नहीं मिलेगा।
लताओं से चिपके हुए यान फेई नीचे उतरा। घाटी की तलहटी तक पहुंचने से पहले वह 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे उतर चुका था। घाटी का तल बेतरतीब पत्थरों से ढका था, सब खून से सने हुए थे, फिर भी उस हटे कट्टे आदमी की लाश कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक यान फेई को अपने सिर के पीछे एक अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह आगे की ओर उछला, लेकिन फिर भी उसकी गति धीमी थी। किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने अपनी कोहनी पीछे की ओर पटकी, जिससे उस व्यक्ति के पेट पर जोर से चोट लगी। उस व्यक्ति ने ठंडी घुरघुराहट की, लेकिन यान फेई को नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। यान फेई ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वह हट्टा कट्टा आदमी ही था, लेकिन अब वह आदमी खून से लथपथ था। एक भयावह दृश्य, यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी बाहर निकली हुई थी। यान फेई डर गई। क्या यह आदमी अब भी इंसान हो सकता है? 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच जाना, क्या ये कोई राक्षस था? यान फेई की कोहनियां उसके पीछे खड़े हटे कट्टे आदमी पर लगातार वार कर रही थीं, लेकिन उस आदमी की बाह और भी कसती जा रही थी। यान फेई को तारे दिखाई देने लगे, सांस फूल रही थी और उसकी ताकत तेजी से कम होती जा रही थी। खुशकिस्मती से उसका ड्रोन अवतार ठीक ऊपर मंडरा रहा था और यान फेई के आदेश पर ड्रोन ने हटे कट्टे आदमी पर स्टील बॉल बुलेट दागनी शुरू कर दी। पहले स्टील बॉल बुलेट्स उस आदमी की सुरक्षा को भेद नहीं पा रही थी, लेकिन जब वह आदमी घाटी की तलहटी में गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं, तो सुरक्षात्मक सफेद रोशनी गायब हो गई, जिससे वह गोलियों के सामने असहाय हो गया। स्टील बॉल बुलेट्स उस आदमी पर लगी, उसके शरीर को भेदते हुए उसे गंभीर क्षति पहुंचाई। अचानक यान फेई की गर्दन पर पकड़ ढीली पड़ गई। हट्टा कट्टा आदमी अब स्टील बॉल बुलेट्स का वार झेल नहीं पा रहा था। वह लुढ़क गया और जल्दी से घाटी के तल में एक छोटी सी गुफा में छिप गया। ड्रोन हमला जारी रखने के लिए तैयार होकर ऊपर उड़ गया, लेकिन पाया कि कोन के कारण वह गुफा के अंदर नहीं पहुंच पा रहा था। गुफा के द्वार पर उस आदमी की शरण लेने के कारण यान फेई की हिम्मत नहीं हुई कि वह जल्दबाजी में उसके पास जाए। वह आदमी मौत के कगार पर खड़ा दिख रहा था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी भयानक रूप से दुर्जेय थी। यान फेई उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यान फेई को अपनी सांसें संभालने और सामान्य सांस लेने में काफी समय लगा, जबकि वह हट्टा कट्टा आदमी भी गुफा में आराम कर रहा था और अपनी चोटों से उबरने की पूरी कोशिश कर रहा था। स्थिति एक गतिरोध पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद उस हटे कट्टे आदमी ने गुफा में जोर से खांसते हुए कहा, नीच बच्चे, तू तो मुर्दा है। तुझे अंदाजा भी नहीं कि मेरा समर्थक संगठन कितना ताकतवर है। उनकी एक ही बात, और तुझे दफन करने की कोई जगह नहीं मिलेगी। और तो और, मैंने अभी अभी बाहर एक संकट संकेत भेजा है। झांग बाओचेन के आदमी जल्द ही यहाँ आएंगे, तू बच नहीं पाएगा। यान फेई चिंतित हो गया। वह हट्टा कट्टा आदमी अभी भी जिंदा था और समय काट रहा था। अगर झांग बाओचेन के आदमी सचमुच आ गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, तो हालात उसके पक्ष में नहीं होंगे। उसे पहले ये जगह छोड़नी होगी, लेकिन जाने से पहले उसे उस हट्टा कट्टा आदमी को जरूर मारना होगा। उसका चेहरा देखकर अगर वह भाग गया तो बहुत बड़ी समस्या होगी। यान फेई ने एक योजना सोचनी शुरू की और अपने यूनिवर्सल स्पेस में सामान ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नज़र अपने द्वारा तैयार किए गए प्लास्टिक के पेट्रोल के डिब्बों पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पहले यूनिवर्सल स्पेस में पेट्रोल के 2 डिब्बे रखे थे और एक झांग बाओचेन के तहखाने में उसके खिलाफ सबूत जलाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब एक डिब्बा बचा था। चूंकि वह आदमी घाटी के तल पर इलाके के सबसे निचले बिंदु पर छिपा था, हालांकि पेट्रोल हाथ में होने के कारण ड्रोन उस पर हमला नहीं कर सकता था, यान फेई के दिमाग में एक नया विचार आया। यान फेई ने पेट्रोल का डिब्बा निकाला, उसे बाहर उड़ेला और पेट्रोल जमीन के साथ साथ गुफा में बहने लगा। अंदर बैठे हटे कट्टे आदमी को पेट्रोल की गंध आए और उसे तुरंत ही मुसीबत का आभास हो गया। वह जोर से चिल्लाया, अरे छोटे चूहे, क्या चाल चल रहा है? जब सारा पेट्रोल गुफा में बह गया तो यान फेई ने एक लाइटर निकाला, उसे जलाया और कहा, मैंने अभी तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम्हारे भाई को मैंने ही मारा था। अब तुम उसके साथ पाताल लोक जा सकते हो। पृष्ठ पुष्ट व्यक्ति को अंततः एहसास हुआ कि अंदर बह रहा तरल गैसोलीन था और उसने एक लंबी चीख लगाई, गुफा से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन मंडराते ड्रोन से निकली स्टील बॉल गोलियों ने उसे पीछे धकेल दिया। यान फेई ने लाइटर को उछाला, जिससे एक सुंदर चाप बना और वह जमीन पर गिरा तथा एक धमाके के साथ गुफा में गैसोलीन प्रज्वलित हो गया। गुफा छोटी थी और उसमें कोई गहराई नहीं थी, और जैसे ही पेट्रोल में आग लगी, पूरी गुफा आग की लपटों में घिर गई।
तभी यान फेई ने उस हृष्ट-पुष्ट आदमी की चीख सुनी जो जलता हुआ गुफा से बाहर निकला। ड्रोन ने फिर से स्टील बॉल बुलेट दागी, जिससे वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। हट्टा-कट्टा आदमी गुस्से से दहाड़ता हुआ जमीन पर लौटने लगा। जैसे जैसे आग जलती गई, उसका शरीर धीरे धीरे हिलना बंद हो गया और अंत में वह निश्चल हो गया। स्टील बॉल की गोलियां उसके शरीर पर लगने के बावजूद उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह पूरी तरह से मर चुका था। हृष्ट-पुष्ट आदमी का शरीर आग से झुलस गया था और उसके कपड़े और सामान जलकर राख हो गए थे। इसलिए अगर उसके पास यान फेई के खिलाफ कोई सबूत भी था, तो वह आग में पूरी तरह से नष्ट हो गया। तभी यान फेई ने राहत की सांस ली। अब तक का सबसे ताकतवर विशेषज्ञ, जिसका उसने सामना किया था, आखिरकार उसकी साजिशों के चलते मारा गया। इस पर विचार करते हुए उस हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति में उसे मार डालने की पर्याप्त शक्ति थी। एक पल की भी असावधानी और आज रात यान फेई की मौत हो जाती। सचमुच जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ मामला। उस हटे-कट्टे आदमी को नीचे गिराने के बाद यान फेई ने आखिरकार अपनी सतर्कता कम कर दी। और उस ढील के साथ ही उसने महसूस किया कि उसके सभी अंदरूनी अंग दर्द करने लगे हैं। उस हटे-कट्टे आदमी के हिंसक हमले में उसे गंभीर चोटें आई थीं। शुक्र है कि उसकी शारीरिक स्थिति में काफी सुधार हुआ था, वरना वह पहले ही गिर पड़ा होता। लेकिन अभी आराम करने का समय नहीं था। उस हटे-कट्टे आदमी ने कहा था कि उसने इस जगह के बारे में पहले ही जानकारी भेज दी है, इसलिए यान फेई को तुरंत वहां से निकलना पड़ा। ड्रोन ने आसपास का जायजा ले लिया था। ये जगह एक घाटी थी जहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए यान फेई को अभी भी लताओं के सहारे ऊपर चढ़ना था। शरीर में बेचैनी को सहते हुए यान फेई ने बेलों को पकड़ा और चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन सौभाग्य से उसे ऊपर झांग बाओचेन के लोग नहीं मिले। इस समय तक उसके पास लड़ने की शक्ति लगभग न के बराबर बची थी और ड्रोन से निकली स्टील बॉल की गोलियां भी घटकर 20 से भी कम रह गई थीं। अब झांग बाओचेन की सेना का सामना करना अकल्पनीय था। यान फेई अपने पुराने रास्ते पर वापस लौटा और जब तक वह बाहर हाईवे पर पहुंचा, उसने देखा कि झांग बाओचेन का विला भीषण आग की चपेट में है। हर कोई आग बुझाने में व्यस्त है और कोई भी उस हटे-कट्टे आदमी को ढूंढने बाहर नहीं आ रहा है। उसके मन में कुछ शंकाएं उठी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस हटे-कट्टे आदमी ने संदेश भेजने के बारे में झूठ बोला हो। हालांकि घाटी के इलाके पर गौर करने के बाद यान फेई को अचानक एहसास हुआ, इतनी दुर्गम जगह में दूरसंचार सिग्नल कैसे हो सकता है। इसलिए उस हटे-कट्टे आदमी का सिग्नल जरूर नहीं गया होगा और इसीलिए झांग बाओचेन ने लोगों को खोजबीन के लिए नहीं भेजा था। मुख्य बात समझकर और यह जानकर कि अब कोई खतरा नहीं है, यान फेई को बहुत राहत मिली। आज रात का ऑपरेशन सफल रहा था। वह अपने प्रतिकूल सबूतों को नष्ट करने और एक खतरनाक दुश्मन को ढेर करने में कामयाब रहा था। हालांकि उसे भी बहुत चोटें आई थीं, फिर भी उसने इस उड़ान का अपना लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर लिया था। यान फेई ने अपने जख्मों पर ध्यान देना शुरू किया, बदलने के लिए यूनिवर्सल स्पेस से नए कपड़े निकाले और फिर मोटरसाइकिल निकालकर वापस अपने पुराने रास्ते पर लौट गया। ड्रोन अवतार भी हवा में यान फेई का पीछा करता रहा जब तक कि वह एक सुरक्षित क्षेत्र में नहीं पहुंच गया। फिर यान फेई के घर के कमरे में लौट आया, जबकि वह खुद स्नानागार में वापस चला गया। जब वह खिड़की से स्नानागार के शौचालय में वापस आया तो यान फेई पूरी तरह थक चुका था। दरवाजे के हैंडल पर छोड़े गए गुप्त निशान को ध्यान से देखने के बाद, जिससे पता चलता था कि कोई अंदर नहीं आया था, और अपने पुराने कपड़े पहनने के बाद उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अगली सुबह यान फेई अचानक चिल्लाया और चौंककर जाग गया। वह उठ बैठा, उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। उसने अभी अभी एक अजीब सपना देखा था, बहुत ही अजीब। सपने में यान फेई ने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसकी नज़र एक खूबसूरत नस पर पड़ी और फिर उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। वह उसे जानना चाहता था, लेकिन जब नस मुड़कर चली गई और उसने उसे पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो वह इतना घबरा गया कि चिल्लाया और तभी उसकी नींद खुल गई। ये सपना उसके पहले देखे गए एक और सपने जैसा ही था, संवादों और भावनात्मक विवरणों तक। उस प्यारे सपने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वह धीरे धीरे उस खूबसूरत नस की शक्ल भूलता गया, जब तक कि उसी सपने ने उसकी छवि को एक बार फिर से स्पष्ट रूप से सामने नहीं ला दिया। एक कहावत है, जो दिन में सोचता है वही रात में सपने देखता है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि रात में सपने देखने के लिए किसी को सचेतन या अवचेतन रूप से ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है? यान फेई को नहीं पता था कि उसके अवचेतन मन में कभी ऐसे विचार आए थे या नहीं,
लेकिन उसे यकीन था कि उसने जागते हुए कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। इसके अलावा यान फेई अपने यौवन पर था, शायद ही कभी बीमार पड़ता था और शायद ही कभी अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ती थी, जिससे उसे नर्सों से बातचीत करने का बहुत कम मौका मिलता था। इन सब बातों ने सपनों को और भी ज्यादा उत्सुक बना दिया। स्वप्न लोक कैसे आया? इसके अलावा वह सपने में नस को पहचान नहीं पाया, न ही वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती जुलती थी जिसे वह जानता था। आखिर क्या हो रहा था? और भी अजीब बात यह थी कि 2 बार सपना देखने के बाद यान फेई को भी सपने में नस के लिए कुछ स्नेह महसूस होने लगा। पहले की तरह यान फेई ने किसी की हत्या करने के बाद ये सपना देखा। क्या ये कोई पूर्वाभास हो सकता है? यह कोई बुरा सपना क्यों नहीं था? या हो सकता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो? यान फेई विचारों में डूबा हुआ था, तभी कमरे के बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। अटेंडेंट ने यान फेई को याद दिलाया कि नाश्ता तैयार है, जिससे वह अपनी अटकलें बंद करके सारे विचार एक तरफ रख दे। आखिरकार ये सिर्फ एक सपना ही था, चाहे कितना भी अजीब क्यों न हो, और वह इससे भी अजीब चीजों को स्वीकार कर सकता था, जैसे कि उसका अपना एक ड्रोन अवतार होना। एक बार जब उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया, तो यान फेई ने देखा कि उसकी चोटें लगभग पूरी तरह ठीक हो गई थीं और सभी बाहरी घाव गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि आधी रात को डेटा रिफ्रेश के दौरान किसी रहस्यमय शक्ति ने दूर से उस पर काम किया और इस प्रक्रिया में उसके शरीर को भी ठीक कर दिया। भोजन कक्ष में नाश्ता करते समय यान फेई ने स्थानीय समाचारों पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन उन्हें झांग बाओचेन के विला में आग लगने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, न ही उस हटे-कट्टे आदमी की जली हुई लाश का कोई उल्लेख मिला। वह नहीं जानता था कि क्या झांग बाओचेन ने पुलिस विभाग को फोन नहीं किया था, या पुलिस ने जांच के उद्देश्य से सूचना को अवरुद्ध कर दिया था, या कोई और कारण था। लेकिन जो भी मामला था, ऐसा लग रहा था कि पिछली रात की घटनाओं को उन लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने नजरअंदाज कर दिया था जो इसमें शामिल थे, किसी और को नहीं पता था। freewebnovel.com। यान फेई को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह जटिलताओं से बचना चाहता था। ये बेहतर था कि कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया। जब यान फेई घर लौटा तो सुबह के 10 बज रहे थे। वह लगातार खबरों पर नजर रखता रहा, लेकिन पिछली रात की कोई खबर नहीं मिली, जिससे उसे कभी कभी शक होता था कि कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं था। हालांकि उसके शरीर पर लगी चोटों ने उसे यकीन दिला दिया कि पिछली रात के उसके अनुभव बिल्कुल सच थे, कोई कल्पना नहीं। शाम को यान फेई शंघाई से बहुत दूर निकल गया और एक मिनीवैन चलाकर लिन प्रांत के एक सुनसान पहाड़ पर पहुंचा। उसने एक कम आबादी वाला इलाका ढूंढा और अपने पोर्टेबल स्पेस से जियाओ कान की लाश को ढूंढने के लिए ले गया। यान फेई को जियाओ कान के शरीर पर सिर्फ एक गोलाकार चीज मिली, एक काला गोला जो लगभग लोंगन फल के आकार का था और उसका पदार्थ समझ से परे था। हालांकि वह हल्का था, पर बेहद कठोर था, जिससे यान फेई उसे नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ था। इसके अलावा जियाओ कान की लाश पर और कुछ नहीं मिला। यान फेई ने काले गोले को अपनी आंखों के सामने रखकर उसकी जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये काला गोला ही वह हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी उसे चिंता थी। कुछ देर तक इसका अवलोकन करने और कोई विसंगति न पाए जाने पर यान फेई ने काले गोले को वापस सार्वभौमिक अंतरिक्ष में रख दिया, ताकि बाद में फुर्सत में इसका अध्ययन कर सके। यूनिवर्सल स्पेस की समय को रोकने की क्षमता का अर्थ था कि जियाओ कान का शरीर लंबे समय तक वहां रहने के बावजूद जब उसे वापस निकाला गया तो वह परिवर्तित रहा, ठीक उसी तरह जैसे कि जब उसे पहली बार अंदर रखा गया था। जमीन पर पड़ी जियाओ कान की क्षत विक्षत लाश को देखकर यान फेई ने सोचा और उसे दफनाने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदने का फैसला किया। आखिरकार एक लाश, खासकर इतनी विभत्स अवस्था में, अपने पोर्टेबल स्पेस में रखना और उसे रोजाना इधर उधर ले जाना परेशान करने वाला था। जियाओ कान के शव से निपटने के बाद यान फेई उसी रात शंघाई लौट आया। अगले कुछ दिनों तक वह अपने बारे में किसी भी तरह की चर्चा के लिए समाचारों को ध्यान से देखता रहा और वांग योंग से कुंग फू सीखने के लिए रोजाना बियॉन्ड फिटनेस सेंटर में भी जाता रहा। freewebnovel.com। उस रात उस उन्मत्त हमलावर के साथ हुए झगड़े ने यान फेई की अपनी कमजोरी उजागर कर दी थी। एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने उसकी कथित बड़ी प्रगति नगण्य थी, बमुश्किल जिक्र करने लायक और जवाबी हमले के लिए भी पर्याप्त नहीं। यहां तक कि उसका तुरुप का पत्ता, स्टील बॉल बुलेट वाला ड्रोन, भी बहुत कमजोर साबित हुआ। हमलावर जैसे विशेषज्ञ के सामने ये सिर्फ एक मनोरंजन का काम कर सकता था। कोई बेहतर विकल्प न होने पर यान फेई ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वांग योंग द्वारा सिखाई गई कुंग फू तकनीकें ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका थीं।
वांग योंग अभी भी कुंग फू की मूल बातें सिखाते थे और कभी कभी युद्ध से संबंधित कुछ बिंदुओं की व्याख्या भी करते थे। अपने अनुभवों से यान फेई ने काफी प्रगति की और चीनी कुंग फू की गहराई और व्यापकता को और अधिक गहराई से समझा। जहां तक उनके साथी छात्रों का सवाल है, वांग योंग में ज्यादा विश्वास न होने के कारण उनके बीच बीच में किए गए प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन जब यान फेई प्रशिक्षण में गहन रूप से तल्लीन था, उसने बाहर शोरगुल सुना। तभी लोगों का एक समूह अंदर आया, जिसका नेतृत्व एक लंबी, सुंदर, फैशनेबल कपड़े पहने युवती कर रही थी, जिसने अपने आकर्षण से दर्शकों को मोहित कर लिया। फिटनेस सेंटर के ताइक्वांडो कोच ने समूह को देखकर प्रशिक्षण रोक दिया और उनसे मिलने चले गए। बातचीत करते हुए उन्होंने बार बार यान फेई की ओर इशारा किया। इसके बाद समूह ताइक्वांडो कोच और उनके शिष्यों के साथ वांग योन के कुंग फू प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। यान फेई और उसके सहपाठियों ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिटनेस सेंटर के एक ताइक्वांडो कोच आगे आए और युवती के पीछे खड़े एक खूबसूरत आदमी का परिचय वांग योन से कराते हुए कहा, कोच वांग, मैं आपका परिचय कराता हूं। मैं हान जुनशी हूं, दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन अलायंस के उपाध्यक्ष। वह आज आपसे मिलना चाहते हैं। हालांकि ताइक्वांडो कोच ने हान जुनशी का परिचय दिया, लेकिन उन्होंने उस युवती की पहचान का खुलासा नहीं किया, जिसने उत्सुकता से वांग योन के प्रशिक्षण मैदान का निरीक्षण किया था। वांग योन के बोलने से पहले ही हान जुनशी नाम का एक व्यक्ति आगे आया और टूटी फूटी मंदारिन में बोला, कोच वांग, चीनी कुंग फू के प्रशिक्षक के रूप में आप चीनी मार्शल आर्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा विश्व ताइक्वांडो प्रमोशन एलायंस दुनिया भर में ताइक्वांडो को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। इसलिए हम आपके चीनी कुंग फू को चुनौती देना चाहते हैं कि कौन ज्यादा मजबूत है, ताइक्वांडो या कुंग फू। तभी यान फेई और बाकी लोगों को एहसास हुआ कि ये दक्षिण कोरियाई लोग उन्हें चुनौती देने आए हैं। ताइक्वांडो को दुनिया भर में प्रचारित करने के लिए उन्हें ये साबित करना था कि ये दुनिया की सबसे जबरदस्त मार्शल आर्ट है, तभी वे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते थे और ज्यादा लोगों को ताइक्वांडो सीखने के लिए आकर्षित कर सकते थे। इसे हासिल करने के लिए चीनी कुंग फू को हराना आवश्यक था, इसलिए वांग योन और उनके छात्रों को चुनौती के लिए लक्ष्य बनाया गया। फेई ने नजर घुमाए और देखा कि हान जुनशी के पीछे भीड़ में से कोई उनकी तरफ इशारा करते हुए एक वीडियो कैमरा पकड़े हुए था और कैमरे के सामने एक एंकर खड़ा था, जिसके हाथ में माइक्रोफोन था और वह धीरे से कुछ बता रहा था। जाहिर है कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उनके बगल में कई लोग सेल्फी स्टिक पर मोबाइल फोन लिए हुए थे और धीरे धीरे बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हों। बाकी दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी भी उत्साह से भरे हुए लग रहे थे, उनमें घबराहट का कोई लक्षण नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मार्शल आर्ट की चुनौती में हारने की चिंता नहीं थी। वे ज्यादा इस बात पर जोर देना चाहते थे कि ताइक्वांडो चीनी कुंग फू को हरा सकता है। वांग योन आम दिनों में ज्यादा मुस्कुराने या बोलने वालों में से नहीं थे। अब जब लोग उन्हें चुनौती देने उनके दरवाजे पर आ रहे थे, तब भी वे शांत रहे और बोले, चीनी कुंग फू व्यापक और गहन है। मैंने जो सीखा है वह सिर्फ सतही है, महारत की दहलीज से बहुत दूर। मैं चीनी कुंग फू का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप चीनी कुंग फू को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको किसी और कुशल व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। हान जुनशी ने घमंड से व्यंग्य किया, हमारा दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, हम उन्हें हरा देंगे। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आपके पास आते हैं या किसी अन्य कुंग फू विशेषज्ञ के पास, आप सभी घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगेंगे। हमने आपको इसलिए चुना है क्योंकि यह शंघाई है, चीन का सबसे आर्थिक रूप से उन्नत स्थान, जो हमारे ताइक्वांडो के लिए चीनी कुंग फू पर विजय पाने का पहला पड़ाव है। आपको हराने के बाद हम स्वाभाविक रूप से अन्य विशेषज्ञों को चुनौती देंगे। इसके अलावा आपने खुद स्वीकार किया है कि आपके कौशल कमजोर हैं। ऐसी स्थिति में दूसरों को कुंग फू सिखाना युवा पीढ़ी को गुमराह कर सकता है। फ्री एबनो वेल सी ओम। कुंग फू प्रशिक्षण मैदान में हो रही गतिविधि ने निकटवर्ती कराटे प्रशिक्षकों और छात्रों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया, इसलिए उन्होंने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और सभी एकत्रित होकर इस दुर्लभ मार्शल आर्ट चुनौती को उत्सुकता से देखने लगे। इससे पहले ताइक्वांडो कोच ने फिर आगे आकर कहा, कोच वांग, हमारे ताइक्वांडो एलायंस का लक्ष्य जीत या हार के लिए प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, बल्कि यह प्रदर्शित करना है कि हमारा ताइक्वांडो न केवल शक्तिशाली है, बल्कि इसकी शिक्षण विधियां चीनी कुंग फू से भी अधिक उन्नत हैं। हमारे पीछे हमारे ताइक्वांडो छात्रों को देखिए। वे ज्यादा समय से ताइक्वांडो का अभ्यास नहीं कर रहे हैं,
लगभग उतने ही समय से जितने समय से आपके छात्र कुंग-फू का अभ्यास कर रहे हैं। आइए उनके बीच कुछ मुकाबले करवाएं और देखें कि कौन बेहतर है। यान फेई को घृणा हुई। इन दक्षिण कोरियाई लोगों के इरादे साफ तौर पर बुरे थे। ताइक्वांडो के छात्रों ने भले ही लंबे समय तक प्रशिक्षण नहीं लिया हो, लेकिन अगर उन्हें आगे आने के लिए चुना गया है, तो उन्होंने जरूर कुछ प्रभावी युद्ध तकनीकें सीखी होंगी और निस्संदेह उनमें काफी लड़ाकू क्षमता होगी। दूसरी ओर वांग योन के शिष्यों को देखें तो उनमें से प्रत्येक ने केवल बुनियादी कुंग फू शैलियों का अभ्यास किया था, शायद ही कभी अभ्यास किया था, और उनमें से कुछ ने केवल आकर्षक लेकिन अव्यावहारिक चालें ही सीखी थीं। इसके अलावा वांग योन की ढीली शिक्षण शैली और उन पर सख्त मांगों की कमी के कारण उनकी मानसिक स्थिति भी खराब थी। वे एक सामान्य व्यक्ति से बमुश्किल ही ज्यादा मजबूत थे और उनमें युद्ध शक्ति का पूर्ण अभाव था। दोनों की तुलना करें तो ताइक्वांडो के छात्रों ने कुंग फू के छात्रों को आसानी से पीछे छोड़ दिया। दक्षिण कोरियाई छात्रों ने भी इस बात को नोटिस किया था, इसीलिए वे इतनी हिम्मत से चुनौती देने और उसका सीधा प्रसारण करने आए, ताकि चीनी कुंग फू को दबाते हुए ताइक्वांडो का कौशल दिखाया जा सके। वांग योन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे माफ करना, हम चीनी कुंग फू का अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए करते हैं, न कि दिखावे और हिंसा के लिए। इसलिए मैं अपने छात्रों को आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने की इजाजत नहीं देता। तब हान जुनशी ने मजाक करते हुए कहा, तो ये पता चला कि जो लोग चीनी कुंग फू का अभ्यास करते हैं वे काया हैं, उनमें चुनौती स्वीकार करने का साहस भी नहीं है। फिर वह कैमरे के लेंस की ओर झुके और कोरियाई भाषा में बोले, प्रिय दक्षिण कोरियाई मित्रों, क्या आप ये देख रहे हैं? वे चीनी लोग अपने कुंग फू की तारीफ आसमान तक करते हैं, मानो वह दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, लेकिन वे तो बस डरपोक लोग हैं। हम ताइक्वांडो वाले, यहाँ तक कि एक नौसिखिया जिसने कुछ दिन अभ्यास किया हो, चुनौती मिलने पर आगे बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि चीनी कुंग फू बिल्कुल बेकार है, ये सिर्फ बातें हैं। ताइक्वांडो स्पष्ट रूप से सबसे बेहतरीन है। कैमरे के सामने चीनी कुंग फू का मजाक उड़ाने के बाद हान जुनशी ने वांग योन की ओर मुड़कर कहा, कोच वांग, इस वीडियो कैमरे पर लगे लोगों को देखिए। ये हमारे घरेलू WSSB टीवी स्टेशन का है और वे कुंग फू के खिलाफ इस ताइक्वांडो चुनौती का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। और वे इंटरनेट लाइव स्ट्रीमर दक्षिण कोरिया और चीन दोनों देशों में काफी प्रसिद्ध हैं और दोनों देशों में उनकी काफी लोकप्रियता है। वे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस चुनौती को बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते, तो चीनी कुंग फू की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और उसके फिर से उभरने की कोई संभावना नहीं रहेगी। वांग योन ने आखिरकार अपना चेहरा बदल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विरोधी पक्ष उसका सीधा प्रसारण करेगा। वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे आगे बढ़े। उसने चीनी कुंग फू को बदनाम करने की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत भी नहीं की, वरना वह हमेशा के लिए चीन में एक पापी बन जाता। उसने अपने शिष्यों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो देखा कि वे सब डरे हुए थे। उनकी आंखें अस्वाभाविक रूप से दूसरी ओर घूम रही थीं, उसकी ओर नहीं देख रहे थे, युद्ध के लिए कोई आत्मविश्वास नहीं दिखा रहे थे। केवल एक सामान्य व्यक्ति, यान फेई, ने 10 दिनों से भी कम समय तक कुंग फू का अभ्यास किया था। यान फेई के सिद्धांत के अनुसार, ये जानते हुए कि कोई चुनौती है, उसे हर हाल में आगे आना चाहिए। लेकिन हाल ही में वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था और एक शक्तिशाली दुश्मन को भी अपने पक्ष में कर लिया था। वह अपनी पहचान छिपाए रखना चाहता था और ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहता था। इसलिए वह कुंग फू के सम्मान की रक्षा का काम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, किसी और को ये काम करने देना चाहता था। हालांकि वांग योन की नज़र यान फेई पर पड़ी, उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। ये देखकर कि वांग योन के शिष्यों में से कोई भी आगे नहीं आया, सुंदर महिला के बगल में खड़ा एक युवक बाहर आया और यान फेई की ओर इशारा करते हुए बोला, इस समूह में से तुम कुछ हद तक सम्मानजनक लग रही हो। तो तुम चीनी कुंग फू का प्रतिनिधित्व करती हो और उनसे लड़ती हो। 178 सेमी लंबे और सुडौल शरीर वाले यान फेई भीड़ में सबसे अलग दिख रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा और अब उन्हें चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यान फेई ने लड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे नहीं आया था, इसलिए दूसरों को लगा कि वह बस एक आसान प्रतिद्वंद्वी है जिसमें असली ताकत नहीं है। वे उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे थे, क्योंकि ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराना ज्यादा संतोषजनक था। यान फेई ने युवक की ओर देखा और कहा, आपने जो कहा है उसके अनुसार आपको चीनी होना चाहिए, है ना? युवक ने असंतुष्ट होकर कहा, बकवास मत करो।
हालांकि मैं शरीर से चीनी हूं, लेकिन आत्मा से मैं पहले से ही दक्षिण कोरियाई हूं। मैं मिस चोई किमिन के साथ यहां ताइक्वांडो द्वारा चीनी कुंग फू को हराने का ऐतिहासिक कारनामा देखने आया हूं। यान फेई को अब एहसास हुआ कि उस खामोश, खूबसूरत युवती का नाम चोई किमिन था, और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एक अच्छा चीनी मालिक बनने से इनकार करता है, किसी और का कुत्ता बनना पसंद करता है। अगर तुम्हें सचमुच मालिक की जरूरत है तो कृपया कोई ज्यादा शक्तिशाली मालिक ढूंढो। दक्षिण कोरियाई लोगों की बात करें तो मुझे डर है कि शायद तुम्हारी बुद्धि में कोई कमी है। तुम्हारे पूर्वज शायद अपने ताबूतों में भी चैन की सांस ले रहे होंगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वे रात में तुम्हें ढूंढने आएंगे? युवक का चेहरा लाल हो गया और उसने झट से जवाब दिया, दक्षिण कोरिया स्वतंत्र और लोकतांत्रिक है और आर्थिक रूप से भी उन्नत है, जहां सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं हैं। चीन तो इसकी तुलना में कहीं नहीं ठहरता। दक्षिण कोरिया को पसंद करने में क्या बुराई है? और हाँ, एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते तुम में चुनौती स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं है, तो तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपने कुंग फू पूर्वजों के कारण बदनामी का डर नहीं है? यान फेई बगल के मंच पर चढ़ गया, अपने प्रशिक्षण कपड़े उतार दिए, अपनी मजबूत और सम्मित मांसपेशियों को दिखाया और कहा, ठीक है, मैं चीनी कुंग फू का सबसे खराब अभ्यास करता हूं। मुझे देखने दो कि तुम्हारा दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो वास्तव में कितना शक्तिशाली है। यान फेई को आखिरकार खड़ा देखकर वांग योन की आंखों में राहत के भाव उभर आए। वहीं चोई किमिन नाम की वह युवती यान फेई के मजबूत शरीर को देखकर काफी दिलचस्पी लेती दिखी। किसी को आगे बढ़ते देख हान जुनशी ने हाथ हिलाया और उसके पीछे भीड़ से एक युवक आगे आया, जो नंगे पैर सफेद ताइक्वांडो वर्दी पहने कमर पर काली बेल्ट बांधे हुए था। वह हट्टा कट्टा, मोटा और मजबूत पैर वाला था, जिसमें साफ तौर पर बहुत मेहनत लगी थी। वह युवक मंच पर चढ़ा और गुस्से से यान फेई से आंखें मिलाने लगा। हान जुनशी वीडियो कैमरे के पास आया और जोर से घोषणा की, नमस्ते प्रिय दर्शकों, मेरे पीछे जो व्यक्ति है वह दक्षिण कोरिया के जिनडोन ताइक्वांडो हॉल से जिनडोन गजियान है। ताइक्वांडो में उनकी रैंक ब्लैक बेल्ट थर्ड डैन है और उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। वह तभी हान जुनशी को एहसास हुआ कि वह यान फेई का नाम नहीं जानता। जैसे ही वह यान फेई से उसका नाम पूछने के लिए पीछे मुड़ा, उसने एक चीख सुनी, जिसके बाद दर्शकों की एक साथ आहें भरी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि जिन डोंगजियान पहले से ही जमीन पर पड़ा था, पेट पकड़े दर्द से कराह रहा था और बुरी तरह कराह रहा था। जैसा कि हुआ, जैसे ही जिन डोंगजियान रिंग में दाखिल हुए, यान फेई ने उन्हें मुट्ठी बांधकर सलामी दी। जिन डोंगजियान ने यान फेई को प्रणाम किया और फिर हाथों से कृपया का इशारा करते हुए शुरुआती मुद्रा में आ गए। यान फेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर एक किक मारी। जिन डोंगजियान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यान फेई की किक की जबरदस्त ताकत का अंदाजा नहीं था, और पेट पर लगे उस वार से जिन डोंगजियान दर्द से चीख पड़े, पीछे हट गए और जमीन पर लोटपोट हो गए। एक झटके में विजेता का फैसला हो गया। जिन डोंगजियान, जिसे हान जुनशी बहुत ताकतवर मानते थे, यान फेई की एक ही लात से उड़ गए और उनकी युद्ध शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। जहां तक यान फेई का सवाल है, उन्होंने चीनी कुंग फू की ताकत दिखाते हुए शुरुआती जीत हासिल की। फ्राई अ वेब नोव ए एल सियोम। यान फेई ने अभी अभी कुंग फू के क्षेत्र में प्रवेश किया था और वह जियाओ कांग और उस बलवान साथी का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन क्योंकि वे दोनों न केवल युद्ध शक्ति में बल्कि समृद्ध लड़ाई के अनुभव में भी वास्तविक विशेषज्ञ थे, यान फेई केवल उनके द्वारा कुचला जा सकता था। हालांकि ताइक्वांडो के उन विशेषज्ञों के सामने जो पूरी तरह से गति प्रशिक्षण पर निर्भर थे, यान फेई, जिसने जीवन मरण की लड़ाइयां देखी थीं, अपने प्रतिद्वंदी को न केवल ताकत में बल्कि मानसिक रूप से भी मात दे दी। सिर्फ एक किक से उसने एक तथाकथित ताइक्वांडो मास्टर को धूल चटा दी। बिजली की गति से हुए इस मुकाबले और विजेता के दृढ़ निश्चय ने सभी लाइव दर्शकों को, यहां तक कि टेलीविजन और इंटरनेट पर लाइव प्रसारण देख रहे दर्शकों को भी स्तब्ध कर दिया। खासकर दक्षिण कोरियाई दर्शकों को, जिन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। उनके मन में, क्या चीनी कुंग फू सिर्फ दिखावटी दांव पेंच नहीं होने चाहिए, जो सिर्फ फिल्मों में दिखाए जाने वाले आकर्षक एक्शन दृश्यों के लिए ही उपयुक्त हों? क्या इस पर ताइक्वांडो का पूरी तरह से दबदबा नहीं होना चाहिए? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही चाल में खतरनाक ताइक्वांडो योद्धा को हरा दे? हान जुनशी को पसीना आने लगा। उसने सोचा था कि वांग योंग और उसके शिष्यों में कौशल की कमी है, क्योंकि वांग योंग लड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए उसके द्वारा लाया गया ताइक्वांडो मास्टर जरूर जीतेगा, ताइक्वांडो को बढ़ावा देगा और साथ ही चीनी कुंग फू पर भी जोर देगा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और उसका साथी एक ही पल में गिर जाएगा। चीनी कुंग-फू के विपरीत ताइक्वांडो एक भी वार झेलने में असमर्थ था। इस दृश्य का न केवल टेलीविजन स्टेशन पर सीधा प्रसारण किया गया, बल्कि दोनों देशों के जाने माने एंकरों ने इंटरनेट पर भी लाइव प्रसारण किया। उनके कैमरों के नीचे कम से कम करोड़ों चीनी और दक्षिण कोरियाई लोगों ने ताइक्वांडो की हार देखी, जो वाकई एक शर्मनाक हार थी। हान जुनशी ने चोई किमयन की ओर देखा और उसके चेहरे पर असंतोष देखकर तुरंत घबरा गया। उसने गला साफ करते हुए कहा, मैं विरोध करता हूं। ताइक्वांडो में हम निष्पक्ष खेल पर जोर देते हैं और कभी भी छिपकर हमला नहीं करते। इसलिए आपका छिपकर हमला अनुचित है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। यान फेई ने हाथ फैलाकर कहा, आपका खिलाड़ी तैयार था और उसने मुझे इशारा भी किया था कि मैं आगे बढ़ूं, तो यह कोई छुपकर किया गया हमला नहीं, बल्कि सीधा हमला था। अगर आप ताइक्वांडो खिलाड़ी हार नहीं मान सकते, तो आपको आगे की शर्मिंदगी से बचने के लिए चुपचाप चले जाना चाहिए। यान फेई से क्रोधित होकर हान जुनशी ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके पीछे खड़ी भीड़ तितर-बितर हो गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा। यह आदमी भी ताइक्वांडो अभ्यास की पोशाक पहने हुए था, कमर पर काली बेल्ट बांधे हुए था और पैरों में अच्छी तरह विकसित मांसपेशियां थीं, जिससे वह बेहद हट्टा-कट्टा लग रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी मंच पर कूद पड़ा और यान फेई के सामने खड़ा हो गया। उसने कोरियाई भाषा में यान फेई पर कुछ चिल्लाया और अनुवादक ने तुरंत उसका अर्थ बताया, मेरा नाम किम वाही है, मैं दक्षिण कोरिया के होम्स ताइक्वांडो जिम से हूं और मेरी वर्तमान रैंक ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट 4th डैन है। अब मैं आपको चुनौती देता हूं। यान फेई ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, चीन से यान फेई, सुरपास मार्शल आर्ट्स जिम के मास्टर वांग योन का शिष्य। मैंने 9 दिनों तक कुंग-फू का अभ्यास किया है और मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। यान फेई की पृष्ठभूमि सुनकर दक्षिण कोरियाई लोगों का समूह दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यान फेई, जिसने अभी अभी मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था, एक ताइक्वांडो गुरु को हरा देगा जो वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा था और ब्लैक बेल्ट 3rd डैन के पद तक पहुंच गया। क्या यह सच हो सकता है कि चीनी कुंग-फू सचमुच ताइक्वांडो से बेहतर था? हान जुनशी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम चीनी लोग कितने पाखंडी हो, नौसिखिए होने का नाटक करते हो, जबकि तुमने वाकई कई सालों तक कुंग-फू का अभ्यास किया है। ये बिल्कुल घृणित है। अगर तुमने सचमुच सिर्फ 9 दिन कुंग-फू का अभ्यास किया है, तो मैं रिंग की रस्सियां खा जाऊंगा। यान फेई ने ठंडे स्वर में उपहास किया और वाक्युद्ध में न उलझने का फैसला किया। इसके बजाय उसने किम वाही की ओर देखा, मानो आमंत्रण का इशारा कर रहा हो। दक्षिण कोरियाई टीम की ओर से किसी भी तरह के छुपे हमले के आरोपों से बचने के लिए इस बार उसने पहले हमला नहीं किया, बल्कि विरोधी के हमला करने का इंतजार किया। किम वही ने यान फेई को प्रणाम किया और फिर बिना किसी चेतावनी के एक स्पिनिंग लीप किक से अचानक हरकत में आ गया। यान फेई ने खुद को घोड़े की मुद्रा में स्थिर किया, अपनी छाती को बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं और समय रहते किम वही की किक को रोकने में कामयाब रहा। एक जोरदार धमाका हुआ और किम वही का शरीर कांप उठा जब वह जमीन पर गिरा और लगभग अपना संतुलन खो बैठा। दूसरी ओर यान फेई ने घुरघुराहट की और एक कदम पीछे हट गया। पहले ही मुकाबले में यान फेई ने किम वाही के हमले को नाकाम कर दिया और उसकी ताकत का भी अंदाजा लगा लिया। सिर्फ ताकत के दम पर यान फेई को बढ़त मिल गई और वह ज्यादा निश्चिंत महसूस करने लगा। इससे पहले जियाओ कांग और उस हटे कट्टे आदमी का सामना करते हुए यान फेई पूरी तरह से नुकसान में था, जिससे उसकी अपनी क्षमताओं पर उसका भरोसा कमजोर हो गया था। अब इस शुरुआती परीक्षा के बाद उसे यह एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी उतना मजबूत नहीं था जितना उसने सोचा था और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। किम वाही एकदम से चौंक गया, उसकी घूमती हुई किक इतनी तेज थी कि लकड़ी के डंडे तोड़ सकती थी और कई विरोधी इस चाल से गिर चुके थे, यहां तक कि कुछ की पसलियां भी टूट गई थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जब उसकी किक यान फेई पर लगी तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वह किसी पेड़ पर लगी हो और उसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया उसे लगभग गिरा ही देती। यान फेई की नजरें किम वाही पर टिकी थीं और वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। उसके करीब पहुंचने से पहले ही किम वाही ने एक बार फिर चिल्लाया और ऊंची छलांग लगाकर एक और घूमता हुआ किक मारी। यान फेई ने मन ही मन उपहास किया। वांग योन ने उसे सिखाया था कि चीनी कुंग-फू में सबसे बड़ी मनाही हवा में उड़ना है। एक बार जब कोई मार्शल कलाकार जमीन से ऊपर उठ जाता है, तो वह अपने भाग्य पर नियंत्रण खो देता है। ताइक्वांडो में सुंदर मुद्राओं की तलाश में कई हवाई युद्धाभ्यास शामिल थे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह मौत को दावत देने जैसा था।
जैसे ही यान फेई ने किम वाही को फिर से हवा में उड़ते देखा, उसने गति बढ़ा दी और दूरी कम कर दी, तथा किम वाही की जांघ पर एक भयंकर मुक्का मारा। किम वाही हवा में ही अपनी चाल बदलने में असमर्थ थे, उनकी स्पिनिंग किक पूरी तरह से लगी भी नहीं थी कि यानफेई का मुक्का उनके ऊपर आ गिरा। फिर वे उछलकर जमीन पर जोर से गिरे। उन्होंने थोड़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन उठ नहीं पाए, उनके चेहरे पर दर्द के भाव थे। आसपास के दक्षिण कोरियाई लोग दंग रह गए और डॉक्टरों की एक टीम तुरंत किम वाही की जांच के लिए दौड़ी। उन्होंने पाया कि यानफेई के मुक्के से उसकी जांघ की हड्डी टूट गई थी। इसका मतलब था कि किम वाही को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी लड़ने की सारी ताकत खत्म हो गई थी। दर्शक स्तब्ध रह गए। किम वाही पूरे जोश के साथ रिंग में उतरे थे, लेकिन सिर्फ 2 राउंड में ही वे बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े थे। विरोधाभास बहुत बड़ा था। लाइव स्ट्रीम देख रहे दक्षिण कोरियाई दर्शकों की हालत ऐसी थी मानो उन्होंने मक्खियां निगल ली हों। जीत की उनकी तैयार की हुई जयकारें दब गईं। हान जुनशी बुरी तरह हिल गया। चोई किमिन के असंतुष्ट भाव को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। हाथ हिलाते ही डॉक्टर उसके पास आए और किम वाही को तुरंत इलाज के लिए ले गए। हान जुनशी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज गूंजी, जो धारा प्रवाह मंदारिन बोल रही थी, प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीनी कुंग-फू का ऐसा उत्तराधिकारी होगा। यान फेई ने नजर घुमाए और दक्षिण कोरियाई लोगों के समूह में से एक मुरझाया हुआ बूढ़ा आदमी निकलता हुआ देखा। बूढ़े का शरीर दुबला पतला और झुका हुआ था, उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे और वह बहुत साधारण लग रहा था। वह धीरे धीरे मंच पर यानफेई की ओर बढ़ा और हर कदम के साथ बूढ़े का शरीर और भी सीधा होता गया। हर कदम के साथ उसका शरीर और भी मजबूत होता गया और हर कदम के साथ उसका आभामंडल और भी गहरा होता गया। अंत तक मूल रूप से मुरझाया हुआ बूढ़ा व्यक्ति एक प्रभावशाली आकृति में बदल गया, एक दुर्जय आभा के साथ फट गया, जिसने यानफेई को चौंका दिया, जिसने सीधे उसका सामना किया और अनजाने में यानफेई के दिल में शक्तिहीनता की भावना पैदा हो गई। दुबला पतला बूढ़ा आदमी चोई किमिन के पास खड़ा था, उसकी पलकें झुकी हुई थीं और वह पूरी तरह से निस्तेज लग रहा था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, ये समझे बिना कि वह एक छिपा हुआ अजगर था। जैसे ही उसने अपना असली रूप दिखाया, स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। तमाशा देख रहे दर्शक और लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर दंग रह गए। अगर उन्होंने अपनी आंखों से इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से होते न देखा होता, तो उन्हें लगभग यही लगता कि वह बूढ़ा व्यक्ति जादू कर रहा है। एक इंसान का शरीर पल भर में इतना नाटकीय रूप कैसे बदल सकता है? या ये बूढ़ा व्यक्ति इंसान ही नहीं था? अब वह प्रभावशाली वृद्ध व्यक्ति मंच पर खड़ा हुआ और यानफेई से बोला, हालांकि तुमने उन दोनों को हरा दिया, लेकिन वे ताइक्वांडो की सही समझ से भी कम थे और किसी भी तरह से ताइक्वांडो का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, इसलिए तुमने ताइक्वांडो को नहीं हराया है। मैंने बचपन में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लिया था और मुझे इसकी कुछ समझ है। मैं खुद को ताइक्वांडो का उत्तराधिकारी मानता हूं, इसलिए चलो मैं तुम्हें परखता हूं। FreyUABNOL.com। बूढ़े की जबरदस्त उपस्थिति को महसूस करते हुए यानफेई को एहसास हुआ कि उसका सामना एक अभूतपूर्व रूप से दुर्जय दुश्मन से है, लेकिन वह डरा नहीं। उसने अपनी बेबसी के एहसास से डटकर मुकाबला किया और अपने अंदर लड़ने की एक तीव्र इच्छा जगाई। उसने रक्षात्मक रुख अपनाया और खुद को तैयार किया। तभी जोर से हंसते हुए वांग योन उछलकर, मानो टेलीपोर्ट हो रहा हो, यानफेई के सामने खड़ा हो गया और बूढ़े आदमी से बोला, अरे धूर्त बूढ़े भूत, मेरे शिष्य ने कुंग-फू का अभ्यास कुछ ही दिनों से किया है और अभी भी नौसिखिया है। उसे डराओ मत। वांग योन के आगे बढ़ने से किसी तरह बूढ़े का दबाव कम हुआ और यानफेई को तुरंत राहत का एहसास हुआ। उसने वांग योन की ओर देखा, जो अचानक उसके सामने प्रकट हो गया था, और वह आश्चर्य से दंग रह गया। वांग योन वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसका सामान्य सा दिखने वाला रूप तो बस एक दिखावा था। ताइक्वांडो मास्टर का सामना करने के बावजूद वांग योंग ने कोई खास आभा नहीं बिखेरी, फिर भी उस बूढ़े आदमी के दबाव को पूरी तरह से कम कर दिया। वह यानफेई की ओर मुड़ा और बोला, पहले तुम नीचे उतरो। मुझे इस बूढ़े दक्षिण कोरियाई ढोंगी से निपटने दो। यानफेई ने जिद नहीं की और ताइक्वांडो के बूढ़े व्यक्ति के साथ वांग योन की लड़ाई देखने के लिए मंच से उतर गए। वांग योन को अचानक अपने सामने आते देख बूढ़े व्यक्ति की पलकें झपक गईं, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने है। बहरहाल यह उसके लिए एक सुखद घटना थी। आखिरकार उसे एक चीनी कुंग-फू विशेषज्ञ से एक बेहतरीन मुकाबला लड़ने और दुनिया को ताइक्वांडो की ताकत दिखाने का मौका मिला।
मंच पर वांग योंग और बूढ़े आदमी का आमना सामना हुआ। बूढ़ा आदमी पूरी तरह से जुझारू था और उसकी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी, मानो उसकी कोई सीमा ही न हो। मंच के नीचे से यान फेई हैरानी से देख रहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतनी आभा बिखेर सकता है। इस बीच वांग योंग उस बूढ़े आदमी की आभा से बेपरवाह, अप्रभावित दिखाई दिया। अचानक बूढ़ा आदमी चिल्लाया और वांग योंग की ओर बढ़ा। वांग योंग अपनी बाहें छाती के सामने फैलाए, हथेलियां अंदर की ओर स्थिर खड़ा रहा। पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए बूढ़े आदमी के पैरों की मांसपेशियां अचानक फूल गईं और अविश्वसनीय रूप से मोटी हो गईं। उसने छलांग लगाए और पहले से ज्यादा जोर और तेजी से राउंडहाउस किक मारी, जिससे हवा में एक ध्वनि धमाका हुआ। वांग योंग ने सहजता से लात को टाल दिया। फिर तेजी से अपने हाथ बढ़ाकर उसने बूढ़े आदमी के कानों के पास ताली बजाई। उसके ताली बजाने की इस छोटी सी क्रिया से मंच पर एक जोरदार धमाका हुआ, मानो साफ दिन में बिजली गिर गई हो। आवाज इतनी जोरदार थी कि वहां मौजूद भीड़ में कंपन महसूस हुआ, उनकी हड्डियां नर्म पड़ गईं और वे सभी जमीन पर गिर पड़े, कई लोग तो बेहोश भी हो गए। अगर सिर्फ किनारे से देखने वालों पर आवाज के बाद का असर इतना ज्यादा था, तो उस बूढ़े आदमी पर, जिसके कानों पर यह आवाज एकदम सीधी पड़ी थी, और भी बुरा असर पड़ा। उसके कान के पर्दे तुरंत फट गए, उसका सेरिबेलम कंपन करने लगा और वह खड़ा नहीं हो सका और मंच पर गिर पड़ा। उसके सारे मुंह से खून बहने लगा, वह स्तब्ध और अपने आसपास के माहौल से बेखबर, बिल्कुल भी लड़ने की ताकत नहीं बची। एक आसान से वार से वांग योंग ने उस ताइक्वांडो बूढ़े को पल भर में मार गिराया और अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। इस नतीजे ने न सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे दर्शकों को, बल्कि यान फेई को भी चौंका दिया, जो हक्का बक्का जमीन पर गिर पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया में हमले के ऐसे तरीके भी मौजूद हैं, और न ही उसने सोचा था कि वांग योंग इतना ताकतवर होगा कि वह उस दुर्जय ताइक्वांडो बूढ़े को आसानी से हरा देगा। वांग योंग ने बस ताली बजाए और बूढ़े को गिरा दिया। हालांकि उसने अपना फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं खड़ा रहा और उदासीनता से बोला, मैं तो चीनी कुंग फू के सबसे अस्पष्ट रूपों में से एक का ही अभ्यास करता हूं। मैं भी तुमसे नहीं हार सकता। लगता है ताइक्वांडो का ये प्रतिनिधि कुछ खास नहीं है। अगर ताइक्वांडो चीनी कुंग फू को चुनौती देना चाहता है, तो उसे अभी और अभ्यास की जरूरत है। हान जुनशी तेज आवाज सुनकर इतना स्तब्ध रह गया कि उसके दांत भी ढीले पड़ गए। उसे होश में आने में थोड़ा वक्त लगा। उसके हाथ हिलाने पर कुछ उतने ही अस्थिर लोग आगे बढ़े, उस स्तब्ध दुबले पतले बूढ़े को सहारा दिया और फिर अस्त व्यस्त होकर पीछे हट गए। चोई किमियन का चेहरा पीला पड़ गया था, साफ तौर पर हाल ही में हुई तेज आवाज के सदमे से। उसने मंच पर बेपरवाह वांग योंग की तरफ देखा, व्यंग किया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके पीछे खड़ा समूह भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। हान जुनशी कुछ विनम्रतापूर्ण बातें कहना चाहते थे, लेकिन मंच पर वांग योंग की सीधी खड़ी आकृति को देखकर उन्होंने अपना गला साफ किया और जल्दी से वैसा ही किया। तभी बियॉन्ड फिटनेस सेंटर का एक कर्मचारी रजिस्ट्रेशन बुक लेकर हान जुनशी के पास आया और बोला, हान नाम का ये खूबसूरत आदमी, जरा रुको। मेरे पास यहाँ कुंग फू सीखने वाले छात्रों का रिकॉर्ड है और उससे पता चलता है कि छात्र यानफेई ने 9 दिन पहले दाखिला लिया था। दाखिला लेने के बाद से उसने केवल बुनियादी कुंग फू अभ्यास ही किया है, जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उसने पहले कभी कुंग फू का अभ्यास नहीं किया था। तो वास्तव में वह केवल 9 दिनों से ही कुंग फू सीख रहा है। हान जुनशी ने जवाब दिया, तो क्या? कर्मचारी ने कहा, मैंने अभी अभी सुना कि अगर यानफेई को कुंग फू सीखते हुए सिर्फ 9 दिन ही हुए होते तो तुम इस रिंग की रस्सियां खा जाते। इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता था, कहीं तुम भूल न जाओ। fraiwebitnov.l.com। हान जुनशी का चेहरा लाल हो गया, उसे अचानक अपनी कही बात याद आ गई। हालांकि रिंग की मोटी रस्सियां देखकर वह घबरा गया। सभी दर्शक और लाइव प्रसारण देख रहे दर्शक हान जुनशी को देख रहे थे, ये देखने के लिए कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। हान जुनशी के चेहरे के भाव बदलते रहे। अचानक वह आगे बढ़ा, अंगूठी में बंधी एक रस्सी को काट लिया और फिर तेजी से चला गया। दरवाजे पर वह लड़खड़ाकर गिर भी गया। शर्मिंदा हान जुनशी को देखकर चोई किमियन के चेहरे पर गुस्से का भाव आया और फिर वह जाने के लिए मुड़ी। यानफेई उस कर्मचारी को जानता था। कर्मचारी की प्रेमिका कोरियाई फूल वालों की दीवानी थी और अपनी सारी जमा पूंजी सबवे स्टेशन पर अपने आदर्श का विज्ञापन करने पर खर्च करने पर आमादा थी, जिसके कारण दोनों के बीच तीखी बहस हुई और उनका ब्रेकअप हो गया। तब से उस कर्मचारी को कोरियाई चीजों से सख्त नफरत हो गई।
इस मौके का फायदा उठाकर उसने दक्षिण कोरियाई लोगों को शर्मिंदा करने के लिए सबूत पेश कर दिए, इस बात की परवाह किए बिना कि इसके लिए उसे केंद्र से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनौती देने आए दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो मास्टरों का समूह समाप्त हो गया तथा सभी दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी निराश होकर चले गए। लाइव प्रसारण देख रहे इंटरनेट दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। चीनी नेटिजन्स को इस नतीजे पर बेहद गर्व हुआ और उन्होंने ताइक्वांडो पर चीनी कुंग फू की जीत की खबर हर जगह फैलानी शुरू कर दी और ताइक्वांडो सीखने वालों से जल्द चीनी कुंग फू सीखने का आग्रह किया। आखिरकार हाल के वर्षों में ताइक्वांडो के विज्ञापन हर जगह थे और कई माता पिता गर्व से अपने बच्चों को ताइक्वांडो स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेजते थे। लोग इससे नाखुश थे, लेकिन किसी ने ताइक्वांडो की प्रतिष्ठा को चुनौती नहीं दी थी। अब जब चीनी कुंग फू ने ताइक्वांडो को तहस नहस कर दिया तो उन्होंने ये खबर प्रसारित की ताकि पूरा चीन जागरूक हो सके। इसके बाद रहस्यमय और दुर्जय वांग योंग और सुडौल शरीर वाले यान फेई ने भी प्रसिद्धि प्राप्त की। कुछ ही समय में उन्होंने राष्ट्रीय सौंदर्य मानकों को सुंदर लड़कों से वास्तविक पुरुषों की ओर मोड़ दिया, जो एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। दक्षिण कोरियाई दर्शक और कुछ ताइक्वांडो के कट्टर प्रशंसक इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और ताइक्वांडो की हार को समझाने के लिए बेताब होकर बहाने ढूंढ रहे थे ताकि उसकी प्रतिष्ठा बचाई जा सके। यहां तक कि दक्षिण कोरियाई नेटिजन्स ने भी ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर दिया कि चीनियों में इतने कमजोर बूढ़े पर हमला करने की रणकौशल की कमी है। चुनौती देने आए दक्षिण कोरियाई खिलाड़ियों को हार कर जाते देख वांग योन के छात्र तुरंत खुश हो गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके कोच एक सच्चे कुंग फू विशेषज्ञ होंगे, जिसका मतलब था कि वे असली कुंग फू सीखकर अजेय बन सकते हैं। एक उज्जवल भविष्य की चाह में वे वांग योन की चापलूसी करने लगे। वांग योन ने अपने प्रसन्न छात्रों की ओर देखा और चुपके से अपना सिर हिलाते हुए कहा, आज के लिए इतना ही काफी है, तुम सब वापस जाओ। वांग योन द्वारा उन्हें भेजे जाने से छात्र हतोत्साहित नहीं हुए। आखिरकार वह पहले से ही उनके कोच थे और लगातार प्रयास करने से उन्हें विश्वास था कि वे असली कुंग फू सीख पाएंगे। उत्साहित होकर उन्होंने घर जाने के लिए अपना सामान समेटा और अपने दोस्तों के सामने आज जो कुछ उन्होंने देखा था उसका बखान करने लगे। लेकिन जैसे ही यान फेई जाने वाला था, वांग योन ने उसे आवाज दी। यान फेई वांग योन के पीछे वाले कमरे में गया। हालांकि कमरा बड़ा नहीं था, फिर भी उसे पूरे उपकरणों से सुसज्जित एक प्रशिक्षण कक्ष जैसा बनाया गया था। उसे आम जनता के लिए नहीं खोला गया था, जिससे पता चलता था कि वांग योंग आमतौर पर यही अभ्यास करते थे। यान फेई को कमरे में ले जाते हुए वांग योंग ने उसकी ओर पीट कर ली और खिड़की के पास खड़े होकर कहा, यान फेई, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं अपने कुशल कौशल के बावजूद तुम्हें केवल बुनियादी कुंग फू ही क्यों सिखाता हूँ? यान फेई ने जवाब दिया, मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। FRAUBKNOWELL.com। हालांकि सवाल का जवाब देने के बजाय वांग योंग ने विषय बदल दिया और कहा, मुझे याद है कि आपने मुझसे एक बार पूछा था कि चीनी कुंग फू के क्षेत्र कैसे विभाजित हैं। यान फेई का उत्साह बढ़ गया और उसने जल्दी से कहा, कृपया मुझे समझाएं, कोच। वांग योंग ने आकाश की ओर ऐसे देखा जैसे विचारों में खोया हुआ हो। कुछ देर बाद आखिरकार उसने कहा, चीनी कुंग फू में क्षेत्रों के विभाजन के लिए कोई एक मानक नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्कूलों के अपने अपने सिद्धांत हैं। फिर भी कुछ समानताएं हैं। आज मैं कुंग फू के क्षेत्रों के बारे में अपनी समझ आपके साथ साझा करूंगा। यान फेई ने उत्सुकता से कहा, कृपया मुझे निर्देश दीजिए, कोच। वांग योंग ने यान फेई की ओर मुड़कर कहा, मेरे विचार से कुंग फू के 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र अर्जित क्षेत्र है। तथाकथित अर्जित क्षेत्र में शरीर को कठोर बनाना और झिल्लियों, मांसपेशियों, स्नायुबंधन, हड्डियों, रक्त और आंतरिक अंगों का अभ्यास करना शामिल है। अर्जित क्षेत्र का अंतिम लक्ष्य मानव शरीर के प्रत्येक अंग को उसके शिखर तक मजबूत बनाना है। यान फेई ने पूछा, अर्जित क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? वांग योंग ने उत्तर दिया, अर्जित क्षेत्र का अर्थ है शरीर के प्रत्येक अंग को पूरी तरह से मजबूत करना, किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करना और शारीरिक पूर्णता की स्थिति प्राप्त करना। यह क्षेत्र कुंग फू का आधार निर्माण चरण है। केवल जब शरीर को पूर्ण अवस्था तक प्रशिक्षित किया जाता है, तभी बाद के क्षेत्रों के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जा सकता है। यान फेई ने पूछा, क्या अर्जित क्षेत्र का अभ्यास करने से शरीर की जीवन शक्ति बढ़ सकती है? यान फेई ने ये प्रश्न इसलिए पूछा था क्योंकि जियाओ कांग और उस बलवान व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित दुर्जय जीवन शक्ति ने उसे बहुत उत्तेजित कर दिया था। अब अवसर का लाभ उठाते हुए उसने तुरंत अपने हृदय में उठे संदेह को व्यक्त कर दिया।
वांग योंग ने समझाया, किसी अंग को जितना ज्यादा प्रशिक्षित किया जाता है, उसकी आत्म चिकित्सा क्षमता उतनी ही मजबूत होती जाती है। जब तक शरीर को घातक क्षति नहीं पहुंचती, वह जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अर्जित क्षेत्र जीवन शक्ति को बढ़ा सकता है। जहां तक इसे बढ़ाने की बात है, यह उनकी उपलब्धि के स्तर पर निर्भर करता है। अगर कोई अर्जित शिखर का विशेषज्ञ है, तो साधारण हमले उसे मार नहीं सकते, क्योंकि उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता उस गति से आगे निकल गई है जिस गति से वह क्षति पहुंचाता है। यान फेई को तब समझ आया कि जियाओ कांग और वह बलवान आदमी इतने दुर्जय क्यों दिखाई दे रहे थे, और उसने पूछा, अर्जित क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के क्या संकेत हैं? वांग योंग ने अचानक पूछा, क्या आप कभी मनोरंजन पार्क गए हैं? यान फेई आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत जवाब दिया, मैं पहले भी वहां गया हूं। वांग योंग ने पूछा, तो क्या आपने पार्क में किसी मनोरंजक सवारी का अनुभव किया है, जिसे ड्रॉप टावर कहते हैं? यान फेई ने कहा, मेरे पास है। वांग योंग ने पूछा, कैसा लगा? यान फेई ने जवाब दिया, ये बहुत रोमांचकारी था। वांग योंग ने दबाव डाला, जब ड्रॉप टावर मुक्त रूप से गिर रहा है, तो क्या आप अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं? यान फेई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उस समय ये भारहीनता की स्थिति होती है और शरीर अत्यधिक तनाव से गुजरता है, ये पूरी तरह से बेकाबू होता है। वांग योंग ने कहा, जब आप ड्रॉप टावर पर गिरते समय अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं और अपनी इच्छानुसार कोई भी गति सहजता से कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर प्रशिक्षण के शिखर पर पहुंच गया है और अब व्यायाम से इसमें और सुधार नहीं किया जा सकता। उस समय आप अर्जित शिखर पर होते हैं। ऐसा कहकर वांग योंग ने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और अपनी बांह दिखाते हुए कहा, ध्यान से देखो। यान फेई ने गौर से देखा कि कैसे वांग योंग ने पास में रखी स्याही की बाल्टी में अपना हाथ डुबोया। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला, तो वह पूरी तरह स्याही से सना हुआ था, उसकी त्वचा काली और स्याही से सनी हुई लग रही थी। वांग योंग ने पूछा, यदि आपके सामने ये स्थिति आए तो आप स्याही कैसे हटाएंगे? यान फेई ने जवाब दिया, मैं इसे पानी से धोना पसंद करूंगी या किसी चीज से पोंछना पसंद करूंगी। वांग योंग ने सवाल किया, क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए? यान फेई ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जब उसके हाथों पर पहले भी स्याही लगी थी तो उसे कई बार धोना पड़ा था, तब जाकर स्याही धीरे धीरे फीकी पड़ती थी। इसलिए अगर वह पानी से भी धोता तो भी उसे इस बात की गारंटी नहीं थी कि उसके हाथों की स्याही पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फिर वांग योंग चुप हो गया। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी बांह की मांसपेशियां अचानक बाहर की ओर उभर आईं, फिर सिकुड़ गईं, जिससे एक बड़ा सा गैप बन गया, फिर उभरने और फिर सिकुड़ने के लिए। आखिरकार उसकी बांह की सारी मांसपेशियां उभरने और सिकुड़ने लगीं। इस मांसपेशीय क्रिया की आवृत्ति तेज हो गई और जल्द ही यान फेई कंपन की गति को समझ नहीं पाया, उसे बस इतना पता था कि यह बहुत तेज थी। मांसपेशियों के कंपन के साथ उसने देखा कि वांग योंग की बांह पर लगी स्याही मांसपेशियों के संकुचन से बाहर निकल रही थी। 1 मिनट बाद वांग योंग की बांह पर लगी सारी स्याही बाहर निकल गई और उसका रंग अपने मूल रंग में लौट आया, स्याही का एक भी अंश नहीं बचा था। वांग योंग ने मांसपेशियों का कंपन रोका, अपना हाथ पीछे खींचा और कहा, स्याही हटाने के लिए मैं सिर्फ अपने शरीर का इस्तेमाल करता हूं। मुझे अपने शरीर को साफ रखने के लिए नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यान फेई हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान अपने शरीर पर इतना नियंत्रण रख सकते हैं। वांग योंग की तुलना में उससे पहले का तथाकथित शारीरिक प्रशिक्षण बच्चों के खेल जैसा हास्यास्पद और तुच्छ लग रहा था। वांग योंग ने कहा, मैंने अभी जो दिखाया वह अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण है। मेरे नियंत्रण में मैं जिस भी मांसपेशी को हिलाना चाहूंगा वह हिलेगी। मैंने अभी जिस पाम थंडर का इस्तेमाल किया है वह मांसपेशी ऊतकों का उपयोग करके एक पुनर्तः वायुरोधी वातावरण बनाता है और फिर हथेलियां अत्यंत तेज गति से एक दूसरे के पास आती हैं, जिससे एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न होती है जो दुश्मन पर ध्वनि आधारित हमला करने के लिए पर्याप्त होती है। तभी यान फेई को वांग योंग के ताड़ के वज्र हमले के पीछे का सिद्धांत समझ में आया। वांग योंग ने आगे कहा, जब मैंने उस दक्षिण कोरियाई बूढ़े पर हमला करने के लिए पाम थंडर का इस्तेमाल किया, अगर वह अपने शरीर पर भी पूरी तरह नियंत्रण रख पाता तो वह मेरे हमला करते ही अपनी कान की मांसपेशियों को ढीला करके अपने कानों को बंद कर सकता था। इस तरह उसे कोई चोट नहीं लगती। इसलिए भले ही वह बूढ़ा बहुत ताकतवर लग रहा था,
अपनी मांसपेशियों को पल भर में फूलने और विकृत होने से रोकने में सक्षम था, लेकिन वास्तव में वह अभी तक अर्जित शिखर तक भी नहीं पहुंचा है। यान फेई को अचानक ही ज्ञान का अनुभव हुआ। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मानव शरीर का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है, न ही यह कि इस पर पूर्ण नियंत्रण से इतनी दुर्जय युद्ध शक्ति प्राप्त हो सकती है। वांग योंग ने आगे कहा, अर्जित क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के आधार पर शक्ति में बहुत अंतर हो सकता है। अर्जित शिखर पर सबसे शक्तिशाली और अर्जित शिखर पर सबसे कमजोर व्यक्ति की शक्ति में कम से कम 20 से 30 गुना का अंतर हो सकता है। इसलिए आपको किसी व्यक्ति की शक्ति का आकलन उसके क्षेत्र के स्तर से नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। सही सामग्री फ्री एबनॉर्मल सीओम पर उपलब्ध है। ये समझते हुए कि ये शब्द वांग योन के निर्देश थे, यान फेई ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। वांग योंग ने कहा, अर्जित क्षेत्र के बाद सहज क्षेत्र आता है। सहज क्षेत्र रहस्यमय लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत सरल है। ये पूरे शरीर की शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करके प्रचंड विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में है। ये देखकर कि यान फेई उलझन में है, वांग योंग ने उसके बगल में रखे बल परीक्षक की ओर इशारा किया और कहा, इसे अपनी पूरी ताकत से मारो। यान फेई आगे बढ़ा, एक मुद्रा में आया, उसका हाथ सिकुड़ा और फिर उसने बल परीक्षक पर एक जोरदार मुक्का मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और परीक्षक पर लगा बल 1560 किलोग्राम था। यान फेई का शरीर, जो चौगुन हो गया था, अब जबरदस्त ताकत से भरपूर था, यहां तक कि एक सुपर हैवीवेट मुक्केबाज चैंपियन से भी ज्यादा। वांग योंग ने बल परीक्षक पर दिखाई गई संख्या पर नजर डाली, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं जताया। उसने पूछा, अभी अभी परीक्षण करते समय तुमने एक मुद्रा क्यों अपनाए और अपना हाथ भी क्यों सिकोड़ा? यान फेई ने उत्तर दिया, मुद्रा धारण करना शरीर की पूरी ताकत को समन्वित करने के लिए है और हाथ को सिकोड़ना शक्ति संचय करने के लिए है। वांग योंग आगे बढ़ा, उसकी उंगलियां हल्के से बल परीक्षक को छू रही थीं और उसने पूछा, आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस तरह से हमला करूं तो मैं कितनी ताकत पैदा कर सकता हूं? एक पल सोचने के बाद यान फेई ने उत्तर दिया, शायद ज्यादा नहीं, शायद आपकी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं। वांग योंग मुस्कुराया और बोला, तो ध्यान से देखो। यान फेई ने अपना ध्यान केंद्रित किया और देखा कि वांग योंग की उंगलियां हल्के से बल परीक्षक को छू रही थीं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और बल परीक्षक सचमुच 2 टुकड़ों में टूट गया। ऊपरी हिस्सा उड़कर दीवार से टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। यान फेई को गहरा सदमा लगा। वांग योंग ने न तो कोई मुद्रा अपनाई थी, न ही कोई शक्ति संचित की थी, फिर भी हल्के से स्पर्श से ही उसने इतनी जबरदस्त शक्ति उत्पन्न कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? वांग योंग ने अपनी उंगली वापस खींच ली और कहा, क्या आपको लगता है कि मेरी ताकत इतनी महान है कि इसका 10वां हिस्सा भी ऐसा प्रभाव पैदा कर सकता है? यान फेई ने बार बार सिर हिलाया। इस कारण के अलावा वह ये नहीं बता सका कि अभी क्या हुआ था। वांग योंग ने कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी मैंने पूरी ताकत से हमला किया है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? यान फेई ने असमंजस के साथ कहा, आपने इसे केवल हल्के से छुआ था, ये पूरी ताकत से किया गया प्रहार कैसे हो सकता है? वांग योंग ने समझाया, ये सहज क्षेत्र का चमत्कार है। एक बार जब हम अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हैं, तो हम आंतरिक शक्ति को एक धारा में बांधना शुरू कर देते हैं, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में पूरी ताकत से प्रहार कर सकते हैं। यही सहज क्षेत्र है। हालांकि आप हमला करते समय अपने शरीर के अन्य अंगों की शक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक उचित मुद्रा अपनानी होगी और आप जो शक्ति जुटा सकते हैं वह बहुत अधिक नहीं है। उदाहरण के लिए, अपने पिछले प्रहार में आपने अपनी जीभ और कानों की शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अपने प्रहार में मैंने अपनी जीभ और कानों सहित पूरी शक्ति का उपयोग किया। इसलिए जब भविष्य में आपका सामना किसी वास्तविक सहज विशेषज्ञ से हो, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। हल्के से स्पर्श से ही वे 1000 पाउंड का बल प्राप्त कर सकते हैं। तभी यानफी को जन्मजात और अर्जित लोगों के बीच का अंतर समझ में आया। यह इस बारे में है कि क्या शरीर की शक्ति को एक ही बल में बदला जा सकता है या नहीं। अगर उसका सामना सचमुच किसी जन्मजात विशेषज्ञ से होता, तो उसे विशेष रूप से सावधान रहना पड़ता, क्योंकि एक भी लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती थी। वांग योंग ने कहा, जिस क्षण आप शरीर की शक्ति को एकीकृत करना शुरू करते हैं, आप सहज क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे जैसे आप उस शक्ति को एकीकृत करते हुए आगे बढ़ते हैं, आप सहज क्षेत्र के विभिन्न स्तरों तक पहुंचते हैं।
एक बार जब आप पूरे शरीर की शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेते हैं तो आप सहज क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाते हैं। यान फेई को अचानक समझ आ गया। जब वांग योन ने कहा कि एक हल्का सा स्पर्श उसकी पूरी ताकत का प्रतीक है, तो इसका मतलब था कि वांग योन कम से कम सहज क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। फिर उसने पूछा, सहज क्षेत्र के बाद क्या आता है? वांग योन ने उत्तर दिया, स्वाभाविक क्षेत्र के बाद दिव्य क्षेत्र आता है। यान फेई ने कहा, दिव्य क्षेत्र? इस क्षेत्र का नाम ही अविश्वसनीय रूप से अद्भुत लगता है। क्या इसमें कोई विशेष विशेषताएं हैं? वांग योन ने आह भरी, मैंने दिव्य लोक के बारे में सिर्फ अपने गुरु से सुना है, मैंने खुद कभी इसका अनुभव नहीं किया। हालांकि मैं काफी समय पहले ही सहज शिखर पर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं दिव्य लोक में नहीं हूं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या क्षमताएं शामिल हैं। यान फेई ने सोचा था कि वांग योंग इतना जबरदस्त है कि वह पहले ही दिव्य लोक में पहुंच चुका होगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वांग योंग अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। दिव्य लोक कितना शक्तिशाली हो सकता है? वांग योंग ने कहा, प्राचीन काल से ही यह कहा जाता रहा है कि दिव्य लोक में रहने वाले लोग अथाह होते हैं, यहाँ तक कि देवता और भूत भी उन्हें नहीं समझ पाते। उनके शरीर का उपयोग अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की रहस्यमयी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और हर गतिविधि को अद्भुत क्षमताओं से शक्तिशाली बना सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग उन्हें ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ कहते हैं। यान फेई ने ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों की दुर्जय शक्ति की कल्पना करते हुए एक लालसा महसूस की और थोड़ी देर बाद ही उसने पूछा, क्या इस दुनिया में कई ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ हैं? वांग योंग ने अपना सिर हिलाया, प्रत्येक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ का उद्भव अनगिनत कठिनाइयों और परीक्षणों से होकर होता है, वे अत्यंत दुर्लभ हैं। अपने जीवन काल में मैं एक भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूं, इसलिए मैं उनके अनुभवों का उपयोग करके ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि इस दुनिया में ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद हैं भी या नहीं। यान फेई ने संदेह से पूछा, क्या ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों का प्रकट होना वास्तव में इतना कठिन है? वांग योंग ने आह भरते हुए कहा, ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों का उभरना वाकई मुश्किल है। मानवता के पूरे इतिहास में भी वे दुर्लभ ही रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार बौद्ध धर्म के शाक्यमुनि और ताओवाद के झांग सानफेक जैसे कुछ ही लोग वास्तव में ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ हैं। यान फेई आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ इतने दुर्लभ हैं तथा मानव इतिहास में इतने कम ही दिखाई देते हैं। वांग योंग ने यान फेई को दिव्य लोक के बारे में समझाना समाप्त किया तो उसे अचानक अपनी असफलता का ख्याल आया कि वह कोई सफलता पाने का अवसर नहीं ढूंढ पा रहा है, और उसका मन कुछ उदास हो गया। उसने हाथ हिलाकर कहा, पहले तुम वापस जाओ, मुझे कुछ समय अकेले में बिताना है। वांग योंग को उदास देखकर यान फेई ने तुरंत वहां से विदा ली। प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलते हुए वांग योंग ने कहा, कुंग फू में ऊंचे या नीचे का कोई भेद नहीं है, जो तुम्हें सूट करता है वही सबसे अच्छा है। मैंने तुम्हें जो कुंग फू के अभ्यास सिखाए हैं वे केवल मूल बातें हैं, एक शुरुआत के लिए पर्याप्त हैं। केवल अपने अनुकूल कुंग फू की खोज और उसे पाकर ही तुम ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें केवल अभ्यास ही सिखाता हूँ। यान फेई ने सिर हिलाकर अपनी सीख को स्वीकार किया। आज जो कुछ भी हुआ था उसे देखते हुए उसे वापस जाकर मामले को सुलझाना जरूरी था। अगले दिन जब यान फेई प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा तो अप्रत्याशित रूप से वांग योंग बिना किसी सुराग के गायब हो गया था, और फिटनेस सेंटर के प्रभारी को भी पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। इससे यान फेई को बहुत अफसोस हुआ। उसने अभी अभी कुंग फू के मैदान में कदम रखा था और एक मार्गदर्शक की तलाश कर रहा था, तभी वांग योंग गायब हो गया। यान फेई के साथी छात्र जो वांग योंग की कुंग फू सीखने के लिए उत्साहित थे भी उनके गायब होने से निराश थे। जो लोग कुंग फू के चमत्कार देख चुके थे और ताइक्वांडो और कराटे छोड़ना चाहते थे वे भी उतने ही निराश थे। फिटनेस सेंटर के पास सभी द्वारा भुगतान की गई ट्यूशन फीस वापस करने और कुंग फू प्रशिक्षण कार्यक्रम को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यान फेई के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए वह घर लौटकर अकेले ही अभ्यास कर सकता था। वांग योंग के कहने पर उसने सिखाई गई दिनचर्या का और भी लगन से अभ्यास किया, इस उम्मीद में कि उसे अपने लिए सही कुंग फू मिल जाएगा। अगले 10 दिनों तक सब कुछ शांत रहा और कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी। यान फेई कुंग फू का अभ्यास करता रहा। वांग योंग से मिलकर उसे एहसास हुआ कि नश्वर प्राणियों के अलावा दुनिया असाधारण व्यक्तियों से भी भरी है। उसकी शक्ति अर्जित शिखर तक भी नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए अगर उसका सामना किसी असली विशेषज्ञ से होता
तो वह आसानी से तुरंत मारा जा सकता था। इसके अलावा रहस्यमय संगठन के 2 विशेषज्ञों को लगातार मारने और ताइक्वांडो के प्रचार में बाधा डालने के बाद उसे पता चल गया था कि वह जियांगू के विवादों में उलझ गया है, चाहे उसे यह पसंद हो या न हो। वह जितना मजबूत होता गया, भविष्य में उसके बचने की उम्मीद उतनी ही बढ़ती गई। इसी तरह यान फेई ने ड्रोन को दोबारा बाहर नहीं भेजा। चूंकि ड्रोन लगातार 2 बार झांग बाओचेन के विला के पास दिखाई दिया था, इसलिए इसने उन लोगों का ध्यान जरूर खींचा था जो इसके इरादे रखते थे। अगर इसका पता चल जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। इसलिए यान फेई ने ड्रोन को अपग्रेड करने की योजना भी स्थगित कर दी। उसके ड्रोन के वर्तमान मेरिट पॉइंट मात्र 2 थे, जो अपग्रेड के लिए आवश्यक 1000 से बहुत कम थे। हालांकि यान फेई अभी भी पुराने घर में रह रहा था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह उस जगह को तोड़कर वहां से चला जाएगा। इस दौरान उसने अपने पड़ोसियों को पुनर्वास के मुआवजे को लेकर तरह तरह के नाटक करते देखा। वे ज्यादा पैसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, एक के बाद एक मानवीय हास्य और त्रासदी का मंचन करते थे। यान फेई ने उनका मजाक तो नहीं उड़ाया, लेकिन उसे दुख जरूर हुआ। क्योंकि उसे अपने माता पिता से विरासत में मिली थी, इसलिए ही उसने अपनी आर्थिक समस्याओं का जल्दी समाधान कर लिया था, वरना उसकी हालत उनसे ज्यादा अच्छी नहीं होती। यान फेई को शहरी इलाके में उस घर का मालिकाना हक तो मिल गया था, लेकिन अभी वहां जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसलिए नहीं कि वह कमरा सीमित जगह वाला एक छोटा सा अपार्टमेंट था, बल्कि इसलिए कि उसका हाल ही में नवीनीकरण हुआ था और उसमें रहने लायक बनने में अभी कुछ समय लगेगा। इसके अलावा ये जगह उनके माता पिता द्वारा उन्हें दी गई एकमात्र विरासत थी, जहां उन्होंने अपने जीवन का पहला आधा हिस्सा बिताया था और भावनात्मक रूप से काफी मूल्यवान थी। इसलिए उन्होंने पुराने घर में कुछ और समय तक रहने की योजना बनाई, जब तक कि इमारत ध्वस्त न हो जाए। उस दोपहर जब यान फेई कूड़ा उठाने बाहर गया, तो उसने अचानक दूर एक पेड़ के नीचे कई संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। ये लोग एक कार में छिपे हुए थे, दूरबीन से दूर से यान फेई की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, चुपके से काम कर रहे थे और रात होने पर भी वहां से नहीं निकले। ये सोचकर कि वे पर्याप्त रूप से छिपे हुए हैं, उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि एक रहस्यमय शक्ति द्वारा रूपांतरित होने के बाद यान फेई की दृष्टि बहुत बढ़ गई थी और उसने उनके कार्यों को स्पष्ट रूप से देखा था। उत्सुकतावश यान फेई ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक ड्रोन भेजा ताकि वह पास आकर उसकी बातें सुन सके। इन आदमियों की बेतुकी बातचीत से उसे पता चला कि ये सब मार्क्विस के अधीनस्थ थे और उनका मकसद उस पर नजर रखना था। ये पता चला कि जब से यान फेई ने 2 बार झांग बाओचेन के विला की जांच की थी और दूसरी बार उसमें आग लगा दी थी और उन्मादी ताकतवर को मार डाला था, तब से झांग बाओचेन अत्यधिक आतंक की स्थिति में आ गया था। क्योंकि झांग बाओचेन उस दुश्मन की मंशा नहीं समझ पाया था जिसने विला में आग लगाने और हत्या करने के लिए घुसपैठ की थी, चाहे वह सिर्फ आगजनी के लिए हो या उसे मारने के लिए, या फिर उनका निशाना वह ताकतवर आदमी था। अगर दुश्मन का मकसद उसे मारना था तो उसकी स्थिति बेहद खतरनाक थी। किसी को उठाते हुए एक बार मुठभेड़ से बच निकलना तो सौभाग्य की बात थी, लेकिन क्या वह आगे भी इतना भाग्यशाली रह सकता था? इसलिए यान फी द्वारा अपने विला को जला दिए जाने के बाद झांग बाओचेन किसी भी संभावित हत्या से बचने के लिए मार्क्विस की खोह में छिप गया था। लेकिन झांग बाओचेन की चिंताएं यहीं खत्म नहीं हुई। शियाओ कांग और उसके भाई के पीछे का संगठन बहुत मजबूत था, फिर भी दोनों को झांग बाओचेन के यहाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, जिससे स्थानीय जमींदार होने के नाते झांग बाओचेन पर एक अपरिहार्य जिम्मेदारी आ गई थी। इससे पहले जियाओ कांग का शव नहीं मिला था, लेकिन घटनास्थल पर मिले निशान उसकी भयावह नियति की ओर इशारा कर रहे थे। बाद में इस ताकतवर व्यक्ति का शव हालांकि इतनी बुरी तरह जल गया था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, फिर भी जांच के बाद उसकी पहचान हो गई। बलवान की लाश मिलने पर झांग बाओचेन ने देर न करते हुए तुरंत संगठन को घटना की सूचना दी। संगठन गुस्से में था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे किसी अंदरूनी मामले में उलझे हुए थे और जांच के लिए कर्मचारियों को नहीं भेज सकते थे। उन्होंने झांग बाओचेन को कड़ी फटकार लगाए और मांग की कि वह हत्यारे को जल्दी से ढूंढे और शियाओ कांग के पास मौजूद जरूरी सामान वापस ले आए। तभी झांग बाओचेन अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकता था, अन्यथा उसका अंत बहुत बुरा होता। अपराधी को पकड़ने और संगठन की सजा कम करने के लिए झांग बाओचेन के पास मार्क्विस से जनशक्ति लेकर व्यापक जांच शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियाओ कांग और उस बलवान की ताकत को जानते हुए झांग बाओचेन को पता था कि उनका अपहरण या हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए उसने अपनी जांच मार्शल आर्ट के विशेषज्ञों पर केंद्रित की, लेकिन अभी तक कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली।
हालांकि 2 दिन पहले चीनी कुंग फू के खिलाफ एक ताइक्वांडो चुनौती के इंटरनेट प्रसारण के दौरान वांग योंग ने एक ताइक्वांडो मास्टर को मार गिराया, जिससे झांग बाओचेन का शक अचानक उसकी ओर गया। दुर्भाग्य से अगले दिन वांग योंग बिना किसी निशान के गायब हो गया और किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। चूंकि वांग योंग नहीं मिल रहा था, झांग बाओचेन हताश होकर चक्कर काट रहा था और इसलिए उसने अपना ध्यान वांग योंग के शिष्य यान फेई पर केंद्रित कर दिया ताकि यान फेई का इस्तेमाल करके वांग योंग को ढूंढ सके। उस दिन यान फेई ने भी ताइक्वांडो चुनौती के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत सीमित थी और यान फेई ने लड़ाई के दौरान कोई खास ताकत नहीं दिखाई, फिर भी वह एक सामान्य व्यक्ति के स्तर के भीतर ही दिखाई दे रहा था। इसलिए झांग बाओचेन को ये शक नहीं था कि यान फेई उस ताकतवर व्यक्ति जैसे महाविशेषज्ञ को मार सकता है। दरअसल यान फेई पहले भी झांग बाओचेन की संदिग्धों की सूची में था, सिर्फ इसलिए नहीं कि झांग बाओचेन ने यान फेई के खिलाफ पहले भी कोई चाल चली थी, इसलिए वह यान फेई को एक संभावित दुश्मन मानता था जो उससे मुसीबत मोल ले सकता था, बल्कि इसलिए भी कि जियाओ कान के लापता होने की जगह पर पीछे छोड़े गए खून से सने कपड़ों के टुकड़े यान फेई द्वारा पहले पहने गए एक कपड़े से संबंधित थे और यहां तक कि यान फेई की मिनीवैन भी पास में ही देखी गई थी। इसलिए झांग बाओचेन ने यान फेई की पूरी जांच की, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि यान फेई को कपड़ों के टुकड़ों में गड़बड़ी का पता चल गया था और उसने सबूत मिटाने के बाद जानबूझकर सार्वजनिक रूप से वही कपड़े पहने। इससे झांग बाओचेन के आदमियों को उसकी साफ तस्वीरें लेने का मौका मिल गया। जब उन्होंने यान फेई को वही कपड़े पहने पाया तो झांग बाओचेन हिचकिचाने लगा। झांग बाओचेन को यह नहीं पता था कि यान फेई के पास 2 ऐसे वस्त्र थे, पहला जीवन मरण के संघर्ष के दौरान चित्रों में बदल जाने के बाद नष्ट कर दिया गया था और जो यान फेई ने अब पहना था वह दूसरा था। हालांकि झांग बाओचेन कुछ हिचकिचा रहे थे, फिर भी उन्होंने यान फेई को संदिग्ध मानने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने विला में आग लगने वाली शाम को यान फेई के ठिकाने की जांच शुरू की और यह जानकर हैरान रह गए कि विध्वंस का मुआवजा पाकर खुश होकर यान फेई ने स्नानागार में जाकर स्नान किया था और रात भर परिसर से बाहर नहीं निकले बल्कि एक लड़की से अपने पैर धुलवाए थे। अगले दिन वह पूरी तरह से स्वस्थ थे और उनके शरीर पर कोई असामान्य निशान नहीं थे। वे यान फेई की गतिविधियों का इतना बारीकी से ब्यौरा इसलिए दे पाए क्योंकि स्नानागार माक्विस का था। वे निगरानी वीडियो देख सकते थे और यान फेई की सेवा करने वाले फुट मसाज थेरेपिस्ट से पूछताछ कर सकते थे, इसलिए उन्हें उसके आने जाने की पूरी जानकारी थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यान फेई ने इंटरनेट पर माक्विस के स्थानों के बारे में खोजबीन करने के बाद जानबूझकर माक्विस के स्नानागार का दौरा किया था, क्योंकि वह जानता था कि वह माक्विस का है। उसका मकसद उनके घर तक सबूत पहुंचाना और खुद पर लगे संदेह को दूर करना था। झांग बाओचेन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसी ने उसके विला में आग क्यों लगाई थी, इसलिए वह ये भूल गया कि आग ने तहखाने में जमा सबूतों को नष्ट कर दिया था। इस महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में ही झांग बाओचेन असली अपराधी को पकड़ने का एकमात्र मौका चूक गया और उसने गलती से यान फेई का नाम संदिग्धों की सूची से हटा दिया। उस समय वांग योंग और ताइक्वांडो मास्टर के बीच झगड़ा हुआ और झांग बाओचेन ने तुरंत अपना ध्यान वांग योंग पर केंद्रित कर दिया, उसे मुख्य संदिग्ध मानते हुए। हालांकि अगले दिन वांग योंग अचानक गायब हो गया और कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। इधर उधर भटकने के बाद झांग बाओचेन ने एक बार फिर अपना ध्यान यानफी पर केंद्रित किया, इस बार एक संदिग्ध के रूप में नहीं बल्कि वांग योंग का पता लगाने के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए। यान फेई पर नजर रखने वाले ये धूर्त लोग माक्विस के आदमी थे। उनका लक्ष्य यान फेई पर नजर रखना और फिर उसके जरिए अचानक गायब हुए वांग योंग तक पहुंचना था। यान फेई को झांग बाओचेन की मुश्किलों के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं थी, क्योंकि झांग बाओचेन और उस रहस्यमय संगठन के बीच का रिश्ता बेहद गोपनीय था, जिसे कोई भी आसानी से नहीं जान सकता था। हालांकि यान फेई उन नौकरों की बातचीत से जो उस पर नजर रख रहे थे, कुछ निष्कर्ष निकालने में कामयाब रहा, और वो भी काफी सटीक। यान फेई को नहीं पता था कि झांग बाओचेन उसके साथ आगे क्या करने वाला है, और न ही वह जानना चाहता था क्योंकि वह उस समय बेहद गुस्से में था। झांग बाओचेन ने उससे बार बार मुकाबला किया था और यान फेई का धैर्य जवाब दे चुका था। वह वज्र की तरह प्रहार करने और झांग बाओचेन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार था, जिससे सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा खत्म हो गया। सिर्फ बचाव से समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। यान फेई ने उन कुछ लोगों को परेशान नहीं किया जो उसका पीछा कर रहे थे, जिससे वे अपनी निगरानी जारी रख सके। रात के 10 बजने के बाद वे लोग आखिरकार और नहीं रुक सके और गाड़ी चलाकर चले गए। निगरानी जारी रखने के लिए सिर्फ 2 प्यादे ही रह गए।
मौके का फायदा उठाते हुए यानफेई का ड्रोन अवतार तेजी से उड़ान भर गया और चुपचाप उनका पीछा करते हुए शहर से बाहर निकल गया। पिछले 2 मौकों पर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष के भयानक अनुभवों के बाद यानफेई अपनी पूरी ताकत विकसित होने से पहले दूसरों के इलाके में यूं ही घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चूंकि उसे यकीन नहीं था कि दूसरों के इलाके में कोई सुपर एक्सपर्ट है जो उसकी जान को खतरा बन सकता है, इसलिए यानफेई ने ड्रोन को दूर से ही पीछा करने के लिए तैनात कर दिया। ट्रैकिंग के दौरान यानफेई ने ड्रोन को यथासंभव इमारतों की दीवारों के करीब रखने की कोशिश की तथा ऊंचाई पर उड़ान भरने की हिम्मत नहीं की, ताकि निगरानी कैमरों द्वारा पकड़े जाने की संभावना कम हो सके। ड्रोन तेजी से और बिना किसी की नजर में आए उड़ता हुआ गाड़ी का पीछा करते हुए उपनगर में एक खाली पड़े गोदाम तक पहुंच गया। यानफेई को राहत इस बात से मिली कि जर्जर गोदाम की दूरी उसकी नियंत्रण सीमा से 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी और वह घर से ही ड्रोन का संचालन जारी रख सकता था। जैसे ही ड्रोन आकाश में ऊपर उठा, उसका एचडी कैमरा 360 डिग्री घूम गया, जिससे यानफेई को पुराने गोदाम की स्थिति पर व्यापक नजर रखने का मौका मिला। गोदाम के बीचों बीच एक बड़ा पार्किंग स्थल था जिसमें दर्जनों तरह की गाड़ियां खड़ी थीं, जिनके चारों ओर टैटू वाले गिरोह के 100 से ज्यादा सदस्य बेफिक्री से सिगरेट पी रहे थे और बातें कर रहे थे। बाहर और भी गाड़ियां आती रहीं और गिरोह के और सदस्य उतरते और बेबाक बातें करते रहे। यानफेई को एहसास हुआ, उसे शक था कि शायद वह अनजाने में ही उनकी खोह में पहुंच गया होगा। एक पल के लिए आसपास का नजारा देखने के बाद ड्रोन तेजी से आगे बढ़ा और बिजली की तरह गोदाम की छत के नीचे की परछाइयों में उड़ गया। पूरी प्रक्रिया खामोश और तेज थी, बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं गया। छत के नीचे की छाया में छिपकर ड्रोन ने गोदाम के अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण किया। अंदर गिरोह के सदस्यों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई थी। वे अव्यवस्थित ढंग से तैनात दिख रहे थे, फिर भी उन्होंने केवल परिधि को घेरा हुआ था और बीच वाले कमरे में कोई नहीं आया। हालांकि गिरोह के सदस्य आराम से बातें करते दिख रहे थे, फिर भी वे अनजाने में अपनी पीठ के बल बीच वाले ढांचे की रखवाली कर रहे थे, जिससे उनके लिए उसका महत्व जाहिर हो रहा था। गिरोह के सदस्यों में से यानफेई ने दूसरे जी को देखा, वह हट्टा कट्टा आदमी जो अक्सर झांग बाओचेन के करीब रहता था और अपने आसपास के कुछ कनिष्ठ गिरोह सदस्यों के साथ हंसी मजाक करता रहता था। ड्रोन छज्जे के नीचे केंद्रीय कक्ष से लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर छिपा हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में यानफेई उस कमरे के अंदर क्या हो रहा था यह नहीं देख पाता। हालांकि यानफेई चिंतित नहीं था। एक विचार के साथ ड्रोन ऊपर नीचे बाएं दाएं घूमने लगा, लगातार कैमरे का कोण और फोकस समायोजित करता रहा। फिर कमरे में एक छोटे से छेद से झांककर उसने अंदर हो रही गतिविधियों पर एक नजर डाली। ड्रोन की शक्तिशाली ऑप्टिकल तकनीक और एचडी कैमरे की ध्वनि संग्रहण क्षमता के सामने कमरे की दीवारें व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन थीं और अंदर की हर चीज यानफेई के सामने नंगी थी। कमरा काफी बड़ा था, बीच में सिर्फ एक मेज थी जिसके बगल में 2 लोग बैठे थे। एक तो झांग बाओचेन था और दूसरा एक हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर एक जख्म का निशान था। झांग बाओचेन उस प्रभावशाली बुजुर्ग के सामने आदरपूर्वक खड़ा था। दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी यानफेई को एक विचार आया। ड्रोन को नियंत्रित करके उसके स्टोरेज कार्ड को सक्रिय किया जाए और उनकी बातचीत को वास्तविक समय में रिकॉर्ड करना शुरू किया जाए। frewebnovll.com। कमरे के अंदर झांग बाओचेन ने जख्मी चेहरे वाले बुजुर्ग से कहा, मार्क्विस, स्थिति जैसी है, अब आपके लिए निर्णय लेने का समय आ गया है। तभी यानफेई को एहसास हुआ कि जख्मों वाले चेहरे वाला वह बुजुर्ग मार्क्विस ही था जो उसे परेशान कर रहा था। हालांकि मार्क्विस के चेहरे पर एक जख्म था, लेकिन उसकी सतर्क निगाहें एक दमनकारी एहसास पैदा कर रही थीं, जो फिल्मों और टेलीविजन में दिखाए जाने वाले मार्क्विस के वैभव जैसा था। मार्क्विस बिना कुछ बोले मेज पर अपनी उंगलियां थपथपा रहा था। जैसे ही झांग बाओचेन चिंतित हुआ और बोलने ही वाला था, मार्क्विस ने आखिरकार कहा, बाओचेन, मेरे मन में हमेशा से एक सवाल था। जब हम शंघाई में इतने बेफिक्र और ताकतवर थे, तब तुम अचानक नौकरी छोड़कर उस संगठन में क्यों शामिल हो गए? झांग बाओचेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मार्क्विस, मुझे आपके मजाक का पात्र बनने से कोई डर नहीं है। मैं कुछ निजी मामलों के सिलसिले में विदेश में था और मैं दूसरे पक्ष द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस गया। उनके बहकावे में आकर मैंने कुछ बुरे काम किए जो उजागर नहीं हो सके। फिर उन्होंने मुझ पर यह बात थोप दी और उनके दबाव में मेरे पास उनके साथ मिलकर उनके लिए काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मार्क्विस ने पूछा, क्या आप उनके आदेश पर मुझे मनाने आए हैं? झांग बाओचेन ने जवाब दिया, वास्तव में मैं आपको भर्ती करने के लिए उनके आदेश पर यहाँ हूँ।
उम्मीद है कि आप भी संगठन में शामिल होंगे। मार्क्वेस ने टिप्पणी की, मेरे जैसे बूढ़े आदमी के पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, मैं उनके लिए ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकता। ये थोड़ा अजीब है कि वे फिर भी मुझे भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। झांग बाओचेंग ने समझाया, मार्क्वेस, उनके पास घरेलू मोर्चे पर कुछ योजनाएं हैं जिन्हें उन्हें जल्द ही आगे बढ़ाना है, लेकिन उन्होंने पाया है कि चीन में उनकी जनशक्ति अपर्याप्त है। उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। चूंकि नए एजेंटों को प्रशिक्षित करने के लिए समय कम है और जरूरत है, इसलिए वे केवल घरेलू स्तर पर ही भर्ती कर सकते हैं। वे इतने सालों से मेरे जरिए आप पर नजर रख रहे हैं। वे आपकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने आपको भर्ती करने का फैसला किया है। मार्क्वेस ने काफी देर तक इस मामले पर विचार किया और फिर पूछा, अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं, तो उनकी क्या मांगें होंगी? झांग बाओचेंग ने कहा, उनके साथ जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके लिए बिना किसी मेहनत के काम करते रहें, इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले, वे आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। अगर आप सचमुच चीन में नहीं रह सकते, तो वे आपको अमेरिका भागने में मदद करेंगे, आपके लिए जगह ढूंढेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने जीवन का दूसरा भाग आराम से बिताएं। जहां तक आपके बेटे लियांग की बात है, वे उसके लिए अमेरिकी ग्रीन कार्ड भी हासिल कर सकते हैं और अमेरिका में उसके बसने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। मेज पर कुछ और बार थपथपाने के बाद मार्क्वेस ने पूछा, और क्या? झांग बाओचेंग ने आगे कहा, दूसरी बात, एक बार जब आप उनके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको पर्याप्त मात्रा में संचालन निधि प्राप्त होगी, जिससे गिरोह की वर्तमान वित्तीय कठिनाइयां पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। अंत में, यदि आप इच्छुक हों, तो वे आपकी सहायता के लिए एक विशेषज्ञ भी भेज सकते हैं, जो शंघाई के अंडरवर्ल्ड को एकजुट करने और इस भूमिगत दुनिया का असली अधिपति बनने में आपकी मदद करेगा। मार्क्वेस हंसते हुए बोला, लाभ तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये लाभ इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। उन्हें मुझसे क्या करवाना है? झांग बाओचेंग ने कहा, अगर आप संगठन में शामिल होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से इसके सदस्य बन जाते हैं, और सबसे जरूरी बात है संगठन की व्यवस्थाओं का पालन करना। संगठन के तात्कालिक कार्यों के लिए बड़ी संख्या में गिरोह के सदस्यों को जुटाने के अलावा, वे ज्यादातर समय आपसे बहुत ज्यादा खतरनाक काम नहीं करवाएंगे। लेकिन इस काम में भी कोई खतरा नहीं है। सही सामग्री f.riverbend.oval.co पर देखें। मार्क्वेस ने पूछा, बाद में मुझे कौन से विशिष्ट कार्य करने होंगे? झांग बाओचेंग ने समझाया, आम तौर पर मैं ऐसे मामलों पर पहले से चर्चा नहीं कर पाता, लेकिन मैं एक अपवाद बनाकर आपको एक संकेत दे सकता हूं। एक बार जब आप संगठन में शामिल हो जाएंगे, तो वे आपको कई नागरिक संगठन स्थापित करने के लिए कहेंगे, जैसे कि डॉग लवर्स एसोसिएशन। फिर आपको इस एसोसिएशन का इस्तेमाल तथाकथित कुत्ते प्रेमियों को इकट्ठा करने और कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार या कुत्तों के उपभोग से संबंधित अत्यधिक प्रचारित सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए करना होगा। मार्क्वेस के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभर आई जब उन्होंने कहा, मेरा काम इतना आसान नहीं हो सकता, है ना? बैकवोट। झांग बाओचेंग ने कहा, ये डॉग लवर्स एसोसिएशन सिर्फ एक दिखावा है। संगठन चाहता है कि आप एसोसिएशन को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करें और उन कुत्तेदासों के कुत्तों के प्रति प्रेम का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में कुत्ते प्रेमियों को एकजुट करें। फिर कुत्तों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का इस्तेमाल करके लगातार उनकी भावनाओं को भड़काएं, घटनाओं को भड़काएं और इस तरह सरकारी एजेंसियों के सामान्य कामकाज को बाधित करें। मार्क्वेस ने जवाब दिया, ऐसा काम वाकई दिलचस्प है। और क्या चाहिए? झांग बाओचेंग ने आगे कहा, आपको डॉग लवर्स एसोसिएशन पर नियंत्रण रखना होगा और फिर सावधानीपूर्वक योजना बनाकर कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं का इस्तेमाल स्कूलों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुछ ज्यादा ही खूनी दृश्य बनाने के लिए करना होगा। उदाहरण के लिए, हाईवे पर कुत्तों के परिवहन वाहनों को रोकना, कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को डराना, धमकाना और पीटना, धीरे धीरे अराजकता फैलाना और राज्य की आर्थिक स्थिति को चुनौती देना। ऐसी कार्रवाइयों के जरिए इन कुत्ते गुलामों को एक मजबूत संगठित समूह में बदल दें। झांग बाओचेंग ने मार्क्वेस के हाव भाव पर नजर डाली और कुछ भी असामान्य न देखकर आगे कहा, आपके डॉग लवर्स ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक नारा होना चाहिए। अलग अलग जगहों पर शाखाएं होनी चाहिए, सांस्कृतिक प्रतीक होने चाहिए, आपके अपने गुप्त संकेत और मिलने जुलने के तरीके होने चाहिए, एक समान विश्वास और वर्जनाएं होनी चाहिए, और एकजुटता, पहचान, अपनेपन और सामूहिक सम्मान की एक मजबूत भावना होनी चाहिए। अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए मार्क्वेस ने कहा, ऐसी स्थिति में क्या ये कुत्ता प्रेमी संगठन अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक संगठन का भ्रूण नहीं बन जाएगा?
झांग बाओचेंग ने कहा, आप ऐसा कह सकते हैं। इस जमीनी संगठन की स्थापना के बाद, जब संगठन को इसकी जरूरत होगी, तो आप खुद ही कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार की कुछ घटनाएं पैदा करेंगे, उन कुत्ते दासों की भावनाओं को भड़काएंगे, उन्हें उत्पात मचाने के लिए उकसाएंगे, जिसका लक्ष्य चीन में आंतरिक अराजकता फैलाना होगा। मार्क्वेस ने अपने चेहरे पर लगे जख्म को छुआ और कहा, तुम्हारे पीछे का संगठन वाकई प्रभावशाली है, जिसने इतनी छोटी सी डॉग लवर्स एसोसिएशन के जरिए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। शुरुआती दौर में राज्य ऐसे संगठनों पर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन एक बार जब वे अच्छी तरह संगठित हो जाएंगे और उनके पास एक एक्शन प्रोग्राम होगा, तो उन पर लगाम लगाने में बहुत देर हो जाएगी। झांग बाओचेंग ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, मैं भी लगभग यही करता हूं। मेरा मुख्य काम इंटरनेट पर कुछ जाने माने विशेषज्ञों, सत्यापित अकाउंट्स और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ हाई ट्रैफिक एंकर्स को खरीदना है, और क्षेत्रीय भेदभाव और स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों जैसी जानकारियां फैलाकर सबकी सही समझ को प्रभावित करना है। जब संगठन को सचमुच उनकी जरूरत होती है, तो वे अचानक सामने आकर कुछ ज्वलंत मुद्दों का इस्तेमाल करके सरकार पर हमला करते हैं, जिससे चीनी एकता और स्थिरता को कमजोर करने और जनता के बीच दरार पैदा करने का लक्ष्य हासिल होता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच हुए व्यापार युद्ध को ही लीजिए, जब अमेरिका से खतरे के खिलाफ सभी लोग आंतरिक रूप से एकजुट थे। तभी मैं उन सत्यापित अकाउंट्स और विशेषज्ञों को संगठित करूंगा और कहूंगा कि अमेरिका शक्तिशाली है, हम निश्चित रूप से उनसे व्यापार युद्ध हार जाएंगे, हमें तार्किक होना होगा और इस पर विचार करना होगा कि अमेरिका हमारे साथ व्यापार युद्ध क्यों शुरू कर रहा है, क्या हम व्यापार समझौतों का पालन करने में विफल रहे हैं, वगैरह। एकजुट आवाज में असंगत आवाजें एकजुटता के माहौल को बिगाड़ देंगी और अंततः एक निराशावादी दृष्टिकोण को जन्म देंगी। जनता के बीच चीन के भविष्य को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी, जिससे संगठन का रणनीतिक उद्देश्य पूरा होगा। मार्क्वेस को एक बात का एहसास हुआ। मुझे यह अजीब लगा कि जब व्यापार युद्ध शुरू हुआ था, तो चीन घरेलू स्तर पर बहुत एकजुट था। लेकिन फिर वो शोरगुल वाली आवाजें उठीं, जिससे सबके उत्साह पर गहरा असर पड़ा और एकजुट मोर्चे में दरार पड़ गई। तो ये सब आपकी ही करतूत थी। झांग बाओचेंग के चेहरे पर शर्म की एक अनोखी झलक उभरी जब उन्होंने कहा, चीन इतना विशाल है, अगर मैंने ये काम नहीं किए होते तो स्वाभाविक रूप से कोई और करता। चीनी लोग कभी एकजुट नहीं हो सकते, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बस उन्हें पीछे से थोड़ा धक्का दिया था। वे नुकसान सहने के बाद ही सबक सीख सकते हैं और तब वे मेरे अच्छे इरादों को समझेंगे। मार्क्वेस ने झांग बाओचेंग की गतिविधियों पर ध्यान न देते हुए पूछा, आपने अभी बताया कि वे घरेलू स्तर पर कई योजनाएं शुरू करने वाले हैं, इसलिए कर्मचारियों की कमी है और इसीलिए उन्होंने मेरे बारे में सोचा। क्या आपको पता है कि योजनाएं क्या हैं? झांग बाओचेंग ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। इस तरह के कामों में निष्पादक को आखिरी क्षण तक सही योजना का पता नहीं चलता। मार्क्वेस को हिचकिचाते देख झांग बाओचेंग ने कहा, मार्क्वेस, तुम्हें भी खबर मिली है। राज्य अपराध पर नकेल कस रहा है, इसलिए तुम्हें एक उदाहरण के तौर पर पेश करने के लिए शंघाई एक विनाशकारी प्रहार करने वाला है। हालांकि तुम्हारे पिछले कार्यों ने राज्य के पास जब्त करने लायक कोई ठोस सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन इतने सारे अधीनस्थों के साथ इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई तुम्हें धोखा नहीं देगा। एक बार तुम्हारा आपराधिक सबूत किसी के हाथ लग गया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। मार्क्वेस के चेहरे पर गुस्से का भाव था। जाहिर था कि उसके पास भी अपने सूत्र थे, जो जानते थे कि वह सरकारी कार्रवाई से बच नहीं पाएगा और उसके आदमियों में कुछ गुप्त तत्व भी हैं। उसने पूछा, सरकार की कार्रवाई का सामना करते हुए क्या आपके संगठन के पास इससे निपटने का कोई रास्ता है? झांग बाओचेंग मुस्कुराए, आप संगठन में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए आपको नहीं पता कि यह कितना शक्तिशाली है। एक बार जब आप इसमें शामिल हो जाते हैं और अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र स्तर पर मानवाधिकार सेनानी आपके लिए आवाज उठाएंगे। वे सही और गलत को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, आपको एक पश्चिमी समर्थक लोकतंत्रवादी के रूप में पेश करेंगे, गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाकर राज्य पर दबाव डालेंगे, संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को तूल देंगे, इसे दुनिया के सामने लाएंगे और फिर राज्य को आपको रिहा करने के लिए मजबूर करेंगे। इस तरह मानवाधिकार सेनानी आपको बचा सकते हैं। जैसे ही आप बाहर आएंगे, आपको मानवाधिकार सेनानी का तमगा दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपने अतीत की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। मार्क्वेस ने अपने कर्मों पर विचार करते हुए अचानक एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, अगर राज्य मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है,
और कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा है, तो मैं पकड़े जाने का इंतजार नहीं कर सकता। जब तक आपका संगठन अपने वादों को पूरा करता है, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और लियांग को संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचाता है, मैं इसमें शामिल होने के लिए सहमत हूं। मार्क्विस को शामिल होने के लिए राजी होते देख झांग बाओचेंग ने तुरंत खुशी जताई। मार्क्विस, निश्चिंत रहिए। मेरे पीछे जो संगठन है वह बहुत शक्तिशाली है। वे कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटे। एक बार आप भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो आपको उनकी ताकत दिखाई देगी। अब जबकि मार्क्विस ने रहस्यमय संगठन में शामिल होने का फैसला कर लिया था, उसके विचारों ने एक और क्रांतिकारी मोड़ ले लिया। बाओचेंग, अब जब मैं संगठन में शामिल हो रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं खाली हाथ नहीं आ सकता। क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं कोई सार्थक संकेत दे सकूं, उन्हें अपनी योग्यता दिखा सकूं?